गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए अपने टॉपिक को हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवम प्रोडक्शन दैट मीन्स oogenesis को अच्छे से देखा था, और उसके बाद जो अगला जो टॉपिक जो एनसीईआरटी में आ रहा है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहीं से इस कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कई लोगों ने मुझसे जो पर्सनल जो क्वेश्चन पूछे थे, ओबियसली क्वेश्चन सारे जेन्युइन ही होते हैं, लेकिन है कि अभी उन चीज़ों को, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना हम लोग को क्लास में बाकी है ना। तो करना क्या होगा कि एक तरीके से इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपके जो भी वर्ड्स कहीं ना कहीं से आपके एनसीईआरटी से आपके क्वेरी हो, या मान लेते हैं आपको किसी भी जगह से आपको क्वेरी हो, तो उम्मीद करता हूं कि जब तक ये क्लास ओवर होगी तब तक ये सारे कंटेंट्स नेचुरली डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट्स खुद ब खुद चले आएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखा गया है। किन्हीं चीज़ों की जरूरत बाद में है तो उसे पहले लिख दिया गया है, कहीं पर पहले लिखा गया उसकी जरूरत बाद में पड़ रही है, वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो उसे हम लोग सही जगह पर इम्प्लांट कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, आज के टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहले मैं एक हेडिंग लिखता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बीच बीच में करना क्या होगा, अभी हम लोग एग्जैक्टली फिजियोलॉजी कहते किसको हैं? बॉडी फंक्शंस को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है? एक रनिंग साइंस होता है। रनिंग साइंस का मतलब होता है कि हर एक लाइन आपस में जुड़े होते हैं। अगर आप किसी लाइन को अगर आप फिलहाल ध्यान से सुन रहे हैं तो अगला लाइन ऑब्वियसली उससे कनेक्टेड है, उसका अगला लाइन उससे कनेक्टेड है। इसको हम लोग रनिंग साइंस कहते हैं। रनिंग साइंस में सुनना बहुत मायने रखता है, और सुन करके उसको एक रनिंग कॉन्सेप्ट के तौर पर दिमाग में रखना भी काफी जरूरी होता है। नो डाउट वीडियो आप लाइव भी देख रहे हैं, आगे भी आप इसको वीडियो आराम से इसको प्लेबैक करके देख ही सकते हैं बार बार, लेकिन इसको समझने की कोशिश आप जरूर कीजिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसी में सारे क्लू आपको दिए गए हैं। बीच बीच में मैं करूंगा क्या कि थोड़ा सा बोर्ड से साइड भी हट जाऊंगा, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख सकते हैं ना, जैसे कि फर्दर जब आपको नोट मेकिंग प्रोसेस हो, खुद से जब आप इसको नोट्स बनाना चाहें तो आपको प्रॉब्लम महसूस ना हो। कई लोगों ने नोट्स की डिमांड करी है, इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा क्लियर किया हुआ था। रनिंग साइंस फिजियोलॉजी में आप कितने लाइंस लिखेंगे, सवाल उठता है। जैसे सपोज कीजिए जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग समझने जा रहे हैं, हो सकता है इसको समझाते समझाते मैं आपको 200-250 लाइन बोल बैठूं। तो अगर मैं मान लेते हैं 200 लाइन अगर बोल बैठूं, तो क्या 200 लाइन लिख करके दे पाना, या आपके लिए 200 लाइन को हूबहू उसी सीक्वेंस में बार बार पढ़ के दिमाग में रख पाना एक संभव चीज नहीं है। होता क्या है, किसी लाइन को हम लोग पहले भी इंप्लांट कर सकते हैं, किसी लाइन को बाद में बोल सकते हैं। तो अपने हिसाब से लाइंस डेवलप करने की आप आदत डालें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से समझाता हूँ, बीच बीच में मैं हट जाऊंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो उसके लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहला वर्ड तो हम लोग आते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंस्ट्रुएशन। पहले एक वर्ड हम लोग ले लेते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? मेंस्ट्रुएशन को आम बोलचाल की भाषा में ब्लीडिंग कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? ब्लीडिंग। तो फीमेल के लाइफ में दो घटना तो श्योर यहां पर आने वाली है। जैसे सपोज कीजिए एक पीरियड में लिख रहा हूं दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, एक पीरियड में लिख रहा हूं दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, है ना। एक दूसरा पीरियड में यहां पर लिख रहा हूं, प्यूबर्टी तो है ही। प्यूबर्टी किसे कहते हैं? जनरली अगर देखा जाए तो सेक्सुअल मैच्योरिटी जिस उम्र से आने की शुरुआत हो जाती है ना, उसी सेक्सुअल मैच्योरिटी जिस उम्र से आती है उसी उम्र को हम लोग प्यूबर्टी घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी आने की उम्र है। लेकिन इस प्यूबर्टी के दौरान फीमेल्स के लाइफ में, ऑब्वियसली मेल्स में भी प्यूबर्टी आती है, लेकिन फीमेल्स में जब प्यूबर्टी की जब घटना दिखेगी, दैट में जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, तो वैसी स्थिति में एक ऐसा फेज आएगा जब ऐसे कुछ ब्लीडिंग जैसी घटना देखने को मिलेगी। तो फीमेल के लाइफ में पहली बार जो ब्लीडिंग को हम लोग कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन। तो फीमेल के लाइफ में पहली बार जो ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन जैसी घटना देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत फीमेल के वजाइनल कैनाल से कुछ ब्लड्स वगैरह, कुछ ब्लड जैसे कंपोनेंट्स बाहर निकलेंगे। वो पहली बार जो घटना घटेगी उसे हम लोग एक शब्द देते हैं, उसे कहते हैं मिनार्की। उसे हम लोग कहते हैं मिनार्की, है ना। तो सपोज कीजिए प्यूबर्टी की उम्र है 12 से 14 साल की उम्र, जब एक सेक्सुअल मैच्योरिटी देखने को मिलती है। उस उम्र में फीमेल के वजाइनल कैनाल से कुछ ब्लीडिंग जैसी घटना की पहली बार वो देखने को मिलेगी। उस पहली बार होने वाली घटना को कह रहे हैं हम मिनार्की। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लगभग एक एवरेज, मैं एक एवरेज डाटा पहले पेश कर रहा हूं, बाद में इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा वैरी भी करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे मदद करता है। तो मिनार्की पहली बार मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग की घटना कहेंगे। उसके बाद लगभग हर 28 से 29 दिन पर घटना घटेगी, यानी हर 28 से 29 दिन पर इसी तरीके से मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग जैसी घटना घटेगी, और ये चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी। कब तक? लगभग 50 साल की उम्र तक। तो इधर मैं लिख रहा हूं अराउंड 50 ईयर्स एज, अराउंड 50 ईयर्स एज मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो जिस तरीके से प्यूबर्टी एक समय को हम लोग कह रहे हैं, उसी तरीके से 50 साल ये भी क्या है? ये भी तो एक समय है। तो प्यूबर्टी जो एक समय था, उस समय पहली बार ब्लीडिंग दिखी थी, नाम था मेनार्की। उसी तरीके से 50 साल की उम्र के आसपास आखिरी बार इस तरीके की ब्लीडिंग की घटना देखने को मिलेगी, आखिरी बार। तो जिस ब्लीडिंग को पहली बार देखा गया तो कह रहे थे मेनार्की, उसी ब्लीडिंग को जब आखिरी बार देखा जाएगा तो देखिए शब्द बदल जाएगा। इस शब्द को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। इस शब्द का नाम लिखेंगे हम लोग मेनोपॉज। नाम में ही तो सारा काम यहाँ पर छुपा हुआ है। मेनोपॉज, पॉज का मतलब क्या होता है? सीजेशन, दैट मींस पॉज होना, बंद होने की बात कर रहा
है ना। तो मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए इसलिए नाम पड़ा मेनोपॉज। तो चलिए वर्ड्स को मैं बार बार रिपीट करता हूं फिर से। मेनार्की, प्यूबर्टी के समय पहली बार ब्लीडिंग, मेनार्की 50 साल की उम्र के आसपास आखिरी बार ब्लीडिंग, इसको हम लोग कहेंगे मेनोपॉज। अब ब्लीडिंग का नाम क्या है, इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो कि हर 28 से 29 दिन पे दिखेगा। तो होता क्या है ना कि सपोज कीजिए इस महीने मान लेते हैं फीमेल से कुछ ब्लीडिंग देखने को मिली, तो इस महीने ब्लीडिंग देखने को मिली, उसके बाद कई सारी घटनाएं घटेंगी, उसका लास्टली क्या होगा, फिर से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, फिर से कुछ घटनाएं दिखेंगी, फिर से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, फिर से कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी और फिर से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ये जो ब्लीडिंग जैसी घटना है हर महीने लगभग 28 से 29 दिन पे इसको रिपीट किया जाता है। दैट मीन्स ये देखने में कैसा लगता है, इट इज लुकिंग लाइक ए साइकिल। सपोज कि जब भी ब्लीडिंग है, फिर कुछ खास घटना, फिर कुछ खास घटना, फिर कुछ खास घटना, फिर से ब्लीडिंग, फिर कुछ घटना, फिर कुछ घटना, फिर कुछ घटना, फिर से ब्लीडिंग। दैट मींस कैसा दिख रहा है, हर बार ब्लीडिंग क्या है, वापस लौट करके चला रहा है, जैसे कि एक साइकिल चलता है, जैसे एक साइकिल का पहिया लौट करके वापस अपनी जगह आता है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग जैसी घटना है, क्योंकि एक साइकिल के रूप में देखने को मिलती है, इसलिए साइकिल को हम नाम देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इंग्लिश में क्या डेफिनेशन कह सकते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ भी है, मैं एग्जैक्टली सेम लाइन तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक लाइन बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, द साइक्लिकल इवेंट्स या ऑल द इवेंट्स विच इज बीइंग कंटिन्यूड फ्रॉम वन ब्लीडिंग टू अनदर ब्लीडिंग। एक ब्लीडिंग है, इससे फिर से दूसरी ब्लीडिंग आएगी, फिर से अगली ब्लीडिंग आएगी, इसके बीच में जो भी घटना घटती है एक साइक्लिकल इवेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को एनसीईआरटी टोटल 3 फेज में डिस्कस करता है, 3 फेज में, लेकिन हम लोग इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में डिस्कस करेंगे, एक फेज हम लोग बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो जो चौथा फेज बीच में मैं यहाँ जो इंक्लूड करूंगा वो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन उसको एक फेज के रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में शुरुआत करते हैं। लेकिन डिटेल में शुरुआत करने से पहले पहला क्वेश्चन ये राइज होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी जिस घटना को हम लोग फिलहाल डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, एग्जैक्टली होता किस में है, क्या जितने मैमल्स हैं सभी में होता है? जवाब है नहीं, ओनली इन प्राइमेट्स, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होगा, ओनली प्राइमेट्स ऑफ मैमल्स, ओनली प्राइमेट्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ना, मैमल्स में बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह आते हैं, तो उसी में से खास ग्रुप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमेट। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जितने भी बंदर से मिलते जुलते जितने भी एनिमल्स हैं ना, वो सभी के सभी प्राइमेट्स कहे जाते हैं। तो सपोज कीजिए प्राइमेट्स में किसको हम लोग शामिल कर सकते हैं, मॉन्कीज, डायरेक्टली बंदर को शामिल करेंगे, और किसको शामिल कर सकते हैं, लेमुर, चिंपैंजी, इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं, ओरंगुटन, इसको हम लोग शामिल यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो मॉन्कीज, लेमुर, चिंपैंजी, ओरंगुटन, गोरिल्ला, ओब्वियसली गोरिल्ला भी सेम टू सेम ऐसे ही दिखते हैं, ओब्वियसली ह्यूमंस, हम लोग भी यहीं से कहीं ना कहीं इवॉल्व होकर आए हैं। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स होते हैं, इन सभी एनिमल्स को हम लोग कहते हैं प्राइमेट्स, और सिर्फ प्राइमेट्स में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा। लेकिन वैसे मैमल्स जो कि प्राइमेट्स नहीं होंगे, उसे क्या कहें, नॉन प्राइमेट्स, है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैमल्स में प्राइमेट्स पढ़ रहे हैं, प्राइमेट्स में क्या दिखेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन वैसे मैमल जो कि प्राइमेट्स नहीं कहे जाएंगे, यानी कि जो इस एग्जांपल से बाहर में है, उसके अंदर एक दूसरी साइकिल देखने को मिलती है, उस साइकिल को हम लोग कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। तो चलिए जब पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करते हैं, जब इसको समाप्त कर लेंगे, तो एनसीईआरटी में एस्ट्रस साइकिल नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, इससे क्वेश्चंस अगर रहे तो सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। पहले भी हमने कहा इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल 4 हिस्से में डिवाइड करने वाले हैं। तो पहले तो मैं 4 हिस्से फेज के नाम लिख लेता हूं, क्या क्या होंगे। सबसे पहले जिस फेज को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, उस फेज का नाम लिखेंगे ए फेज ऑफ ब्लीडिंग। पहले तो इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, पहले भी हमने कहा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, तो दैट मींस ब्लीडिंग वाली एक फेज होगी। इसी ए फेज ऑफ ब्लीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। इसका नाम होगा मेंस्ट्रुएशन फेज। देखेंगे इसमें कुछ खास घटना घटेगी। लास्टली क्या होगी, जब इस फेज को हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद एक दूसरे फेज को डिस्कस करने की बारी आएगी। इसके भी कई सारे नाम होंगे, तो पहले तो मैं नाम लिखता हूं, है ना। तो सेकंड फेज का हम लोग नाम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फॉलिकुलर फेज। ऐसा नाम क्यों पड़ा वो भी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सेकंड फेज का नाम रखेंगे हम लोग फॉलिकुलर फेज। कई सारे नाम होंगे। फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम क्या रखेंगे, पहले मैं नाम लिख ही लेता हूं, इसको हम लोग कहेंगे पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, इसी को हम लोग कहेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज, इसी को हम लोग एस्ट्रोजन फेज भी कहते हैं। एस्ट्रोजन फेज भी कहते हैं, नाम से ही लग रहा है कि एस्ट्रोजन की यहां पर डिस्कस करने की बारी आएगी। जब ये फेज समाप्त होगा उसके बाद हम लोग अगले फेज को डिस्कस करेंगे। इसी फेज को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इसी फेज का नाम रखेंगे ओव्यूलेटरी फेज। ध्यान दीजिए एनसीईआरटी में यही ओव्यूलेटरी फेज अलग से फेज करके नहीं लिखा हुआ है,
यानी यहाँ पर ओवम रिलीज होगा, एनसीईआरटी में जरूर इसका नाम है, लेकिन फिर भी इसको एक अलग तरीके से एक फेज करके बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया। तो इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ओवुलेटरी फेज। और चौथा और आखिरी फेज जो आएगा इसके भी कई नाम हम लोग रखेंगे, चौथा और आखिरी फेज का भी कई नाम है। चलिए पहले मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम रखेंगे हम लोग पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इसी को हम लोग नाम देंगे प्री मेंस्ट्रुअल फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। इसी को हम लोग नाम देंगे ल्यूटियल फेज, इसी को हम लोग नाम देंगे प्रोजेस्टेशनल फेज, प्रोजेस्टेशनल फेज। इसी को हम लोग एक और नाम देंगे सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज। तो एक काम आप कर सकते हैं, मैं फिलहाल साइड हो जाता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लें, फिलहाल ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिए फेज के नाम इतनी डिटेल्स में एनसीईआरटी में सारे फेज के नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर इन सारे नामों को अगर आपने समझ लिया तो आपको किसी तरीके से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सभी जुड़े हुए हैं। तो सिंपल शुरुआत कहां से करेंगे, पहले फिर से कह रहे हैं, पहले फिर से नाम की उपयोगिता मैं इस बार समझा रहा हूं। सबसे पहले कुछ ब्लीडिंग की घटना देखने को मिलेगी, है ना, तो ब्लीडिंग की जो घटना देखने को मिलेगी उसका नाम रखेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज। ये फेज कितने दिन तक चलेगा, तो ये फेज देखिए साइकिल, किसी भी साइकिल है तो उसकी कहीं ना कहीं तो शुरुआत करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा एनसीईआरटी में लिखता है कि 28 से 29 दिन की साइकिल है, ओब्वियसली एक आइडियल जो साइकिल होती है 28 से 29 दिन की ही होती है। चलिए काम करते हैं हम लोग, आइडियल 28 दिन ही मान के चलते हैं ना। अगर 28 दिन है तो कहीं तो पहला दिन होता होगा, तभी तो पहले दिन से गिनती करते करते हम लोग 28वें दिन तक आएंगे। तो पहला दिन कहां से आएगा, यहीं से आएगा पहला दिन, यानी पहली बार जहां पर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी ना उसी को पहला दिन काउंट किया जाता है ना। तो पहली बार ब्लीडिंग की शुरुआत हुई, पहली बार कुछ ब्लीडिंग जैसे कुछ कंटेंट्स देखने को मिले, तो कितने दिन तक चलेगा, कहा जाता है शुरू के 3 से 5 दिनों तक ये फेज दिखेगी। कितने दिन दिखेंगे, शुरू के 3 से 5 दिन, यानी देखिए शुरू से 3 से 5 दिन में ब्लीडिंग दिखेगी, उसका ही नाम होगा। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद अगले 10 से 12 दिन के लिए, उसके बाद अगले 10 से 12 दिन में क्या घटना घटेगी, फीमेल के ओवरी में एक फॉलिकल डेवलप होगा, क्योंकि फॉलिकल डेवलप होगा इसलिए नाम होगा फॉलिकुलर फेज। जरा सोचिए कि अगर फॉलिकल डेवलप होगा तो ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर कौन से हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन बनते हैं, एस्ट्रोजन बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन फेज। फिर से जरा सोचिए फेज कब आ रहा है, मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद में ना आ रहा है, इसलिए नाम क्या है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। और ये फेज किस फेज के पहले आ रहा है, ओवुलेटरी फेज के पहले का फेज है, इसलिए और नाम दिख रहा है प्री ओवुलेटरी फेज। तो देखिए बिल्कुल नाम बिल्कुल सटीक है, जो घटना दिख रही है उसका वैसा नामकरण में रख दिया। यानी इसके बाद क्या दिखेगा, ओवम रिलीज होगा, तो शुरू के 3 से 5 दिन ब्लीडिंग दिखेगी, उसके बाद 10 से 12 दिन तक ये घटना घटेगी, अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद मान लेते हैं 14वें दिन, तो अगर 28 दिन की साइकिल है ना तो माना जाता है कि मिडवे ऑफ द साइकिल, 28 दिन की साइकिल, मिडवे ऑफ द साइकिल क्या होगा, 14वें दिन, यानी कि लगभग मान लेते हैं कि 14वें दिन 14th डे ओवम निकलेगा। यानी इसमें कितना दिन लग रहा है, एक ही दिन लग रहा होगा, दैट्स ऑल, एक दिन घट रहा है, दैट मींस एक ही दिन ले रहा है। और इसके बाद अगले 12 से 14 दिन के लिए, इसके बाद अगले 12 से 14 दिन के लिए जो फेज देखने को मिलेगा उसको इतने सारे नाम देंगे। फिर से आते हैं, इतने सारे नाम क्यों, जरा सोचिए फेज कब आ रहा है, ओवुलेशन ओवम निकलने के बाद फेज आ रहा है ना, तो पहला नाम क्या रखें, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इसके और ये फेज और कब आ रहा है, इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, इसके बाद तो फिर से एक साइकिल है ना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिर से ये, इस तरीके से एक साइकिल इस तरीके से कंटिन्यू होगा। तो ये फेज किसके पहले आ रहा है, यानी मेंस्ट्रुएशन फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज के पहले का फेज है, इसलिए इसका एक और नाम रखेंगे हम लोग, फिर से रखेंगे प्री मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, इसलिए नाम है ल्यूटियल फेज, जिसका कलर येलो होता है, ल्यूटियम मतलब होता है येलो, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा इसलिए ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो क्या कुछ तो सिक्रीट करेगा, इसलिए नाम है सिक्रेटरी फेज। क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए नाम है प्रोजेस्टेशनल फेज। तो ये देखिए अलग अलग पोर्शन में हम लोगों ने नाम रख लिए। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, शुरू के 3 से 5 दिन को हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं, अगले 10 से 12 दिन को इस फेज से नाम से जाने जाते हैं, मिडवे ऑफ द साइकिल ओवुलेटरी फेज, और लास्टली हम लोग इसे ल्यूटियल फेज वगैरह के नाम से जाने जाते हैं। यानी अगर आप आइडियल साइकिल को आप देखेंगे तो लॉन्गेस्ट क्या दिख रहा है, लॉन्गेस्ट मुझे ये दिख रहा है 12 से 14 दिन ल्यूटियल फेज, लॉन्गेस्ट आप लोग ये नजर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, बार बार कह रहे हैं, अगर एक आइडियल साइकिल मतलब अगर 28 दिनों की साइकिल है तो ये सबसे लंबा पीरियड ही ले रहा है। स्मॉलेस्ट किसे कहेंगे, स्मॉलेस्ट तो ओवुलेटरी फेज कहेंगे, क्योंकि तो सिर्फ एक ही दिन में घटना आगे बढ़ जा रही है ना। स्मॉलेस्ट फेज ये है, लॉन्गेस्ट फेज ये है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक आइडियल कंडीशन ना हो, क्योंकि हर एक फीमेल में हर 28 दिन पर ब्लीडिंग देखने को मिले आवश्यक नहीं है,
बहुत सारे फीमेल्स में इसमें काफी कम वक्त भी लगता है, मात्र 15 से 20 दिन में भी घटना देखने मिलती है, और बहुत सारे फीमेल्स में 40 से 50 दिन, लगभग 70-80 दिन तक भी डिले हो जाता है। दैट मीन्स इसमें आइडियल फेज नहीं भी हो सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आइडियल फेज नहीं है तो कैलकुलेशन करने का तरीका बदल जाएगा। तो उस कैलकुलेशन करने के तरीका को भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कब? पहले एक बार नॉर्मल चीज तो पहले पढ़ लें, फिर देखेंगे कि एडिशनली उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओब्वियसली एनसीईआरटी से बाहर हम लोग जा रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं और इसको गए बगैर काम चलने वाला भी नहीं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, मेरे पास जगह की कमी है, आपको भी मेरे ख्याल से अच्छे से जानकारी है, आपने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रखा हुआ ही है ना। तो इस जगह पर हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी फोटो, मैं यहाँ पर कुछ इमेज बनाऊंगा, वो इमेज किसको डिनोट करेगा? मेंस्ट्रुएशन फेज को। यहां पर इमेज बनाएंगे, किसको डिस्कस करेगा? फॉलिकुलर फेज। यहां पर इमेज बनाएंगे, डिस्कस करेगा ओव्यूलेटरी फेज। और यहां पर जो लास्ट इमेज बनाएंगे उस किसको डिस्कस करेगा? ल्यूटियल फेज को डिस्कस करेगा। उसके बाद फिर से कौन सा फेज आ जाएगा? फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा। तो ऑलरेडी लिखा हुआ जगह है, अब मैं लिखे हुए चीज को मिटा रहा हूं और वहां पर मैं कुछ अब इमेज बनाऊंगा। और चलिए इमेज से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले से आते हैं, सबसे पहला फेज क्या है? मैं पूरा का पूरा इमेज बना रहा हूं। सपोज कीजिए इस जगह पर क्या लिखा हुआ था? मेंस्ट्रुएशन फेज। तो मैंने क्या किया, फीमेल के यूट्रस का फोटो बना लिया इस तरीके से, बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना लिया, है ना। यहाँ पर सपोज कीजिए पूरा का पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। इधर साइड में क्या देखने को मिलते हैं? ओवरी। यहाँ पर ओवरी देखने को मिल रहे हैं और नीचे का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही ऑलरेडी, है ना। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए छोटा सा ही बना रहे हैं। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी क्या घटना घट रही थी? चलिए अभी घटना नहीं घट रही है, पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं। इमेजिन कीजिए कि अभी जो मेंस्ट्रुएशन फेज है अभी वो शुरू नहीं हुआ, अभी 0 डे पर है। हालांकि मैंने कहा कि शुरू के 3 से 5 दिन को हम लोग कहेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज, लेकिन 3 से 5 दिन का मतलब 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है और 5 दिन भी हो सकता है। यानी कि 1 दिन से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग की घटना देखने को मिलेगी और इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? मेंस्ट्रुएशन फेज नाम देंगे। लेकिन जरा सोचिए, इस मेंस्ट्रुएशन फेज अगर ये आने वाला है तो इसके ठीक पहले कौन सा फेज है? आपको थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, इसके ठीक पहले कौन सी घटना घट रही होगी? ल्यूटियल फेज। क्लियर है? क्योंकि ल्यूटियल फेज अगर रहा होगा, जो यहां पर मैंने लिखा हुआ था, अगर ये घटना रह रही होगी तभी तो उसके बाद मेंस्ट्रुएशन फेज आने वाली, क्योंकि तो साइकिल है, ये उसके बाद ये फेज, उसके बाद ये फेज, उसके बाद ये फेज, तभी तो जाके ये फेज आएगी। यानी अभी जिस इमेज को डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पहले क्या होगा, थोड़ा सा मुझे इस हिसाब से भी इमेज बनाना होगा कि इसको इंटरकनेक्ट कर सके। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस के इंडोमेट्रियम, यूट्रस में कितने लेयर्स हैं? 3। बाहर के लेयर को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम, बीच के लेयर को कहते हैं हम लोग मायोमेट्रियम, सबसे अंदर के लेयर को कहते हैं हम लोग इंडोमेट्रियम, है ना। पेरीमेट्रियम को कभी भी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम को फिलहाल डिस्कस करने की जरूरत है। तो इमेजिन कीजिए इसमें मिडिल लेयर मायोमेट्रियम जैसा होता है वैसा है, इनर मोस्ट लेयर। क्वेश्चन है ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं, ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं आएगा, आपको जो लास्ट क्लास था वहीं तक आएगा, है ना, डिस्कस नहीं, आगे टेंशन नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मिडिल लेयर मायोमेट्रियम जैसा होता है, स्मूथ मसल्स हैं, बिल्कुल है। इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम है, लेकिन फिलहाल वो कैसे दिख रहे थे? फिलहाल वो लगभग 3 से 5 मिलीमीटर की थिकनेस में दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे? 3 से 5 मिलीमीटर की थिकनेस के दिख रहे थे। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी सीलिया जो है ना बिल्कुल भरे पड़े थे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया भी बिल्कुल पूरी तरीके से भरे पड़े थे। क्लियर है? यहां तक था। ओवरी के अंदर फिलहाल एक येलो कलर का स्ट्रक्चर रहा होगा जिसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? कॉर्पस ल्यूटियम भी रहा होगा, जो कि कौन सा हार्मोन निकालता है? प्रोजेस्टेरोन। आखिर इस इमेज को बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि पहले भी मैंने कह दिया कि पहले तो ये फेज चल रहा होगा, तो एग्जैक्टली सेम इमेज मैं यहां पर भी बनाऊंगा। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। यानी अभी यूट्रस की हालत ऐसी है कि उसके मायोमेट्रियम बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल स्थिर थे। जो इंडोमेट्रियम है वो भी 3 से 5 मिलीमीटर की थिक नजर आ रही है। फैलोपियन ट्यूब में सीलिया बहुत नजर आ रहे हैं। यूट्रस के जो इंडोमेट्रियम के लेयर हैं इसके अंदर ग्लूकोज और फैट वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब इसके अंदर न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है। वैसे भी लेयर मोटे हैं, न्यूट्रिशन तो भरा पड़ा होगा। और इसके अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर है वो फिलहाल तक दिख रहा था, जो कि एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन पर आप वापस जाना होगा। प्रोजेस्टेरोन अभी जस्ट जितने भी मैंने स्ट्रक्चर यहां पर डिस्कस किए, यूट्रस ऐसा दिख रहा है, फैलोपियन ट्यूब ऐसा दिख रहा है। आखिर क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का यही तो काम है। प्रोजेस्टेरोन ने क्या करके रखा था? इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया बढ़ा कर रखा है। प्रोजेस्टेरोन ने और क्या करके रखा है? इसके मिडिल लेयर मायोमेट्रियम को स्टेबल करके रखा है। किसके प्रभाव से स्टेबल करके रखा है? ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से स्टेबल करके रखा है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, जो कि मिडिल लेयर मायोमेट्रियम के ऊपर काम करके उसका कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है। तो यहां से कॉर्पस ल्यूटियम थे, प्रोजेस्टेरोन आ रहे थे, उसने सीलिया बढ़ा कर रखा है, मिडिल मायोमेट्रियम के
ऑक्सीटोसिन का अब उसके ऊपर असर होने नहीं देगा, नहीं वो स्टेबल है। इनरमोस्ट इंडोमेट्रियम को मोटा 3 से 5 mm का मोटा बनाकर रखा हुआ था उसने, इसके अंदर न्यूट्रिशन भी बिल्कुल भर कर रखे हुए थे। लेकिन अब चलिए, अब पहले दिन से हम लोग आ रहे हैं, लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा। ये क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी के अंदर क्या होगा, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, क्यों मेंटेन नहीं कर पाएगा इसकी वजह बाद में बताएंगे जब यहां तक पहुंचेंगे, है ना। कहीं ना कहीं से तो साइकिल शुरू करना, उससे तो मुझे लिंक करना होगा बाद में। तो चलिए शुरुआत में फिलहाल मैं बस इतना बता रहा हूं कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा, इस चौथे पॉइंट में आपको दिखेगा, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। यानी सोचिए, अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं कर पाएगा, अगर ये डिसइंटीग्रेट कर गया, तो क्या यहां से जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन आ रहा था, क्या वो आएगा, नहीं आएगा। और अगर प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन नहीं आएगा, यानी उस प्रोजेस्टेरॉन ने जो भी घटनाओं को यहां पर स्ट्रक्चर में अंजाम देकर रखा है, क्या वो चीज मेंटेन रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने उसको मेंटेन करके रखा है। नतीजा क्या होगा, जरा सोचिए। नतीजा ये होगा, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर के सीलिया डैमेज होने लगेंगे। यूट्रस की जो मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम, उसमें क्या होने लगेगा, अब ऑक्सीटोसिन का असर होने लगेगा। नतीजा ऑक्सीटोसिन की वजह से मिडिल मायोमेट्रियम में थोड़े से कॉन्ट्रैक्शंस होने लगेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्शन होने लगे। और यूट्रस के, यही नहीं, इसी प्रोजेस्टेरॉन ने यूट्रस की सबसे अंदर के लेयर इंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई को भी बढ़ाकर रखा हुआ था। उसके अंदर न्यूट्रिशंस भी इसने भरकर रखे थे, तभी तो 3 से 5 mm मोटा दिख रहा था। अचानक से क्या होगा, इमेजिन कीजिए, यूट्रस के वाल में छुपे हुए अगर ये ब्लड वेसल हैं, है ना। मैं कुछ तकनीकी शब्द प्रयोग करने जा रहा हूं, तकनीकी शब्द ध्यान दीजिएगा, ऐसा तकनीकी शब्द एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन समझना थोड़ा जरूरी भी होता है कॉन्सेप्ट के लिए। तो इमेजिन कीजिए, यूट्रस की इंडोमेट्रियम में फिलहाल तो ब्लड सप्लाई अच्छी खासी थी, लेकिन अब तो प्रोजेस्टेरॉन, तो ब्लड सप्लाई मेंटेन करके किसने रखा था, प्रोजेस्टेरॉन ने मेंटेन करके रखा था। लेकिन अब तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहा, तो इसके ब्लड वेसल्स पर कुछ तो असर पड़ेगा। इसके ब्लड वेसल्स क्या होंगे ना, धीरे धीरे मुड़ने लगेंगे। इमेजिन कीजिए, मेरे हाथ में एक ट्यूब होता, उस ट्यूब को मैं बिल्कुल इस तरीके से मोड़ता चला जाता, कैसा हो जाता, बिल्कुल इस तरीके से टॉर्चुअस मुड़ चुका रहता, है ना। तो शब्द यही होता है कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से यूट्रस के इंडोमेट्रियम के लेयर में छुपे हुए जो ब्लड वेसल्स क्या हैं, बिल्कुल मुड़ जाएंगे, टाइटली मुड़ जाएंगे, इसको कहा जाता है टॉर्चुअस हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए, अगर ये ब्लड वेसल है, इसको पूरी तरीके से मैंने मोड़ दिया, तो क्या इसकी ब्लड सप्लाई जारी रहेगी कि रुक जाएगी, रुक जाएगी। किसी भी ट्यूब को आप पूरी तरीके से मोड़ देंगे तो जो भी सप्लाई था तो रुक गई। नतीजा देखिए, तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से यूट्रस के इंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स क्या हो गए, टॉर्चुअस। नतीजा इसकी ब्लड सप्लाई क्या हो गई, रुक गई। और यही नहीं, ब्लड सप्लाई रुकने के साथ साथ ब्लड वेसल्स इतने मुड़ गए कि ब्लड वेसल टूट गए, इतने ज्यादा उससे मोड़ दिया गया कि नतीजा ब्लड वेसल्स क्या हो गए, टूट गए। देखिए सारी घटना हो गई। तो मिडिल मायोमेट्रियम में तो कॉन्ट्रैक्शंस हो ही रहे थे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का असर होने लगा। और इनर मोस्ट इंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स थे वो क्या हो गए, ब्लड वेसल्स भी फट गए। और नतीजा इंडोमेट्रियम को जो न्यूट्रिशन मिल रहे थे, जिसकी वजह से इसके अंदर फैट और जो भी न्यूट्रिशंस हैं जो कि काफी ज्यादा मात्रा में थे, वो क्या हो गए, सप्लाई बंद हो गए, क्योंकि अब तो खुद ब्लड वेसल ही फट गए। नतीजा सोचिए, इनर मोस्ट इंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं उसकी न्यूट्रिशन क्या हो गई, रुक गई। नतीजा क्या होंगे, धीरे धीरे टूटने लगेंगे। तो वो टूटेंगे तो क्या क्या बाहर निकलेगा, जरा सोचिए। सेल्स टूट रहे हैं ना, सेल्स टूट रहे हैं ना, सेल्स टूट रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल तो बाहर निकलेगा ही, सेल तो बाहर निकलेगा ही। प्लस सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन जमा है, जिसको मैं कह रहा हूं कि लिपिड जमा है, ग्लूकोज वगैरह जमा है, काफी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन भी बाहर निकलेगा। तो सेल के साथ इसके अंदर, सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन था वो भी बाहर निकलेगा। प्लस ब्लड वेसल्स भी फटे हैं, ब्लड वेसल्स फटे हैं तो संग संग क्या निकलेगा, ब्लड बाहर निकलेगा। इतने निकल रहे हैं, लेकिन एक और चीज बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, दरअसल आखिर घटना हुई क्यों, इसके पीछे का थोड़ा तो कारण जानना होगा। कारण यह है कि फिलहाल इस फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम था, तो ध्यान दीजिए, फैलोपियन ट्यूब में ओवम किस अवस्था में आया रहता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज ऑफ ओवम आया रहता है। और वो किस अवस्था में जाकर फंसा है, वो मियोसिस 2 कभी मेटाफेज स्टेज में जाकर फंस गया था, उसके आगे नहीं बढ़ा था। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सेकेंडरी oocyte स्टेज ऑफ, जो कि ओवम के ही के स्टेज था, जो कि मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज में टूटा, जो फंसा हुआ था, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। आखिर वो आया ही क्यों था, फर्टिलाइजेशन की उम्मीद में आया था कि स्पर्म आएगा इसको फर्टिलाइज करेगा, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया और नतीजा वो भी तो बेकार हो गया। तो वैसे ओवम की लाइफ कितनी होती है, ओवम की लाइफ लगभग 24 घंटे के आसपास होती है, लगभग 24 घंटे। ध्यान दीजिएगा, इस जगह एक बहुत बड़ा पेंच है, तो उस पेंच को आपको तब समझाने का मौका मिलेगा जब मैं यहां तक आऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि फिलहाल जो भी ओवम था, इसकी लाइफ कितनी थी, 24 घंटे। तो ये ओवम के फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ था तभी नहीं जाके घटना घट रही है। यानी कि जो सेकेंडरी oocyte स्टेज ऑफ ओवम था, वो भी तब तक क्या हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते 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 वो भी संग संग इसके बाहर निकलेगा। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं सेकेंडरी oocyte स्टेज ऑफ ओवम, स्टेज ऑफ ओवम।
जो कि मेटाफेज 2 स्टेज में जाकर अटका हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिए, फिलहाल हुआ क्या, ल्यूटियम मेंटेन नहीं हुआ, सीलिया अंदर डैमेज होने लगे, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, इंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स मुड़ने लगे, इसके ब्लड सप्लाई रुकने लगी, सेल भी टूटने लगे न्यूट्रिशन की कमी से, नतीजा सेल बाहर निकलेंगे, न्यूट्रिशन जो जमे थे वो बाहर निकलेंगे, प्लस कुछ ब्लड निकलेगा। ब्लड की मात्रा कांस्टेंट नहीं है, तो डिपेंड करता है कि फीमेल के शरीर में ब्लड की मात्रा उचित मात्रा में है या नहीं है, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी, इसलिए ब्लड के वॉल्यूम को लिखना यहाँ पर काफी बड़ी गलती होगी, इसलिए मैंने वॉल्यूम लिखा ही नहीं, लेकिन मान सकते हैं 30 से 50 ml के आसपास। अब प्लस एक सेकेंडरी ओसाइट स्टेज ऑफ ओवम जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था वो भी बाहर निकाल दिया जाएगा, और ये जो घटना है ना 3 से 5 दिन तक चलेगा। तो 3 से 5 दिन तक क्या बाहर निकलेगा, सेल निकलेगा, न्यूट्रिशन निकलेगा, ब्लड निकलेगा, लेकिन इसी दरमियान कभी ना कभी एक बार में सेकेंडरी ओसाइट स्टेज ऑफ ओवम भी बाहर निकल चुका रहेगा। और ये घटना कितने दिन चली, 3 से 5 दिन चली। इसी को हम लोग कह रहे हैं, हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज शुरू के 3 से 5 दिन का था। क्वेश्चन है कि 24 घंटे के बाद उसका फैगोसाइटोसिस क्यों नहीं हुआ। बस उस चीज को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बस चौथे फेज तक आने का इंतजार कीजिए, है ना। इसमें बहुत बड़ा पेंच है ना, क्या पेंच है आपको दिख जाएगा, है ना। तो मुझे वहां तक पहुंचने तो दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको क्या समझाया, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन फेज, अब मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या क्या हो रहा था ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हम लोग दूसरा फेज पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन सा फेज लिखे थे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था फॉलिकुलर फेज, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोलाइफरेटिव फेज, उसी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन फेज वगैरह के नाम से जानते हैं, है ना। तो अब हम लोग सेकंड फेज को डिस्कस करेंगे। तो जरा सोचिए सेकंड फेज में क्या डिस्कस करने की बारी आ रही है। सेकंड फेज में वही ना डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट स्टेज में डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना होगा। जरा सोचिए फर्स्ट स्टेज में क्या क्या डैमेज हुआ है। फर्स्ट स्टेज में ओवरी के अंदर का जो कॉर्पस ल्यूटियम था यानी जो फॉलिकल था वो डैमेज हो चुका है, और फर्स्ट स्टेज में मतलब मेंस्ट्रुएशन फेज में जो यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम नाम की वाल थी ये भी डैमेज हो गई है। तो दो जगह डैमेज दिख रहा है मुझे, ओवरी के अंदर भी डैमेज दिख रहा है, कुछ चीज थे जो गायब हो गए, और इंडोमेट्रियम भी गायब दिख रहा है यहाँ पर। और जो सेकंड फेज में क्या करने की कोशिश की जाएगी, उसी को रिपेयर करने की कोशिश की जाएगी, दैट्स ऑल। शरीर की आदत है कि कोई भी चीज डैमेज होगा तो उसको वापस रिपेयर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग सेकंड फेज में जा रहे हैं। सेकंड फेज का नाम क्या रखेंगे, ऑलरेडी मैंने नाम लिखा हुआ है, फॉलिकुलर फेज, प्रोलाइफरेटिव फेज, इसको हम लोग कह सकते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के बाद आ रहा है, प्री ओवुलेटरी फेज क्योंकि ओवुलेशन से पहले आ रहा है, और एस्ट्रोजन दिखेगा इसलिए इसको हम लोग एस्ट्रोजन फेज भी कहेंगे। शायद मैंने यहाँ पर नाम जब लिखा था तो प्रोलाइफरेटिव फेज चूक गए हैं, है ना, मेरे ध्यान से हट गया होगा। प्रोलाइफरेटिव फेज भी इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। तो जिस फेज को डिस्कस कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज भी कहेंगे, प्रोलाइफरेटिव फेज भी कहेंगे, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी कहेंगे, प्री ओवुलेटरी फेज भी कहेंगे, और एस्ट्रोजन फेज भी कहेंगे। अब आपको लगेगा कि इतने सारे नाम क्यों, तो चलिए इसके इमेज को मैं बनाता हूं जिससे आपको ये खुद समझ में आ जाए कि इतने सारे नाम इसके क्यों पड़ रहे हैं। ये प्रोसेस डेली होगा 3 से 5 दिन तक, बिल्कुल ये प्रोसेस 3 से 5 दिन पर हर 3 से 4 घंटे पे घटना घटती रहती है। थोड़ा थोड़ा ब्लड हर 3-4 घंटे पर निकलेगा और शुरू का 3 से 5 दिन तक निकलना चाहिए। ध्यान दीजिए, फिर से याद दिला रहे हैं, अगर आपको ये चक्कर में आप फंस गए कि 3 से 5 दिन होगा कि नहीं, तो फिर से कैच है, मैंने पहले भी कह दिया, जो साइकिल डिस्कस कर रहे कैसा है, आइडियल साइकिल है। अगर 28 दिन को साइकिल है तब ऐसी घटना घटनी चाहिए, लेकिन अलग अलग फीमेल, मैं हर एक फेज को डिस्कस करूंगा, लेकिन क्वेश्चन आपने पूछा तो चलिए मैं आंसर भी दे देता हूं। तो सवाल उठता है कि 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग दिखेगा या नहीं, फिर से वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि हर फीमेल्स के अंदर ब्लड की मात्रा सेम नहीं है, हर फीमेल के अंदर न्यूट्रिशन सेम मात्रा में अवेलेबल हो आवश्यक नहीं है। बहुत सारे फीमेल्स में तो एक दिन भी परसिस्ट नहीं करता, बहुत सारे फीमेल्स में जो फेज है शुरू के 7 से 8 दिन तक ब्लीडिंग देखने को मिलते हैं, यानी कि हाईली वेरिएबल फेज है, क्योंकि अलग अलग फीमेल्स में ब्लड की मात्रा अलग अलग है, इसलिए ऑब्वियसली इसमें चेंज आते होंगे। लेकिन एक आइडियल कंडीशन डिस्कस करेंगे तो यही है। चलिए सेकंड फेज पर आते हैं। सेकंड फेज पर आते हैं। पहले ही मैंने कह दिया यहां पर कि डैमेज मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, तो उस डैमेज को क्या करना है, रिपेयर। तो फिर से मैं एक इमेज बनाता हूं, फिर से यूट्रस का मैं सारे इमेज मैं यहीं पर बनाता हूं, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। पहला इमेज मैंने मिटा दिया, आपने देखा ऑलरेडी क्या हुआ। फिर से मैंने यहां पर बना लिया, यूट्रस बना लिया मैंने, इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब बना लिया, इस तरीके से ओवरी भी मैंने यहां पर फॉर्मेशन कर लिया। सेकंड फेज में आ गए। अब सेकंड फेज में क्या होगा ना, याद कीजिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन है जिसकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, उस हार्मोन का नाम क्या होगा, जीएनआरएफ, जिसको गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर या गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। इस हाइपोथैलेमस का हार्मोन का असर किसके ऊपर होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी पर इसके प्रभाव से कितने हार्मोन्स आएंगे, 2 हार्मोन्स निकलेंगे, एक का नाम होगा एफएसएच, एक का नाम होगा एलएच। दैट मींस अभी सेकंड फेज जिसको हम लोग फॉलिकुलर फेज डिस्कस कर रहे हैं, अभी हाइपोथैलेमस के जीएनआरएफ नाम के हार्मोन की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, और इसके प्रभाव में एंटीरियर पिट्यूटरी के एफएसएच और एलएच नाम के हार्मोन्स की मात्रा भी क्या हो गई है, बढ़ गई है।
यानी अगर फीमेल के शरीर में अगर एफएसएच और एलएच नाम के हार्मोन्स की मात्रा फिलहाल बढ़ गई है तो अपना कमाल तो दिखाएगा। तो चलिए अब इसके काम को समझने की बारी है, देखते हैं इसका काम क्या है। नाम में ही तो सारा गुण है। लास्ट क्लास में याद कीजिए oogenesis के फॉर्मेशन की प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे, उसी oogenesis के प्रोसेस में मैंने एफएसएच और एलएच के फंक्शन डिस्कस किए थे, उसी को यहाँ पे कहने की बारी है। यानी अब इसी एफएसएच और एलएच नाम के हार्मोन के प्रभाव में, इसी एफएसएच और एलएच नाम के, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस, अननेसेसरी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं मेरे पास। व्हाट इज स्ट्रैटम फंक्शनैलिस, मैंने आपको कहा कि लेट दिस टॉपिक कंटिन्यू, पहले इसको फिनिश होने दीजिए, मेरे ख्याल से शब्द आपके आ जाएंगे। दूसरा आपने पूछा कि एक ही बार में सारा सेल क्यों नहीं निकलता है। तीसरा आपने पूछा कि हर रोज एक एक ओवम रिलीज होगा क्या। मैंने कहा कि हर रोज ओवम रिलीज होगा, मैंने तो ऑलरेडी कहा है कि 14वें दिन घटना घटेगी। तो आपको मेरे ख्याल से इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से, आपको लग रहा है यहाँ पर। और अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। सर को बोल दो, उनको बोल दो, जो बैठे हैं उनको बोलो। अच्छा ठीक, बैठो छोड़ो। चलिए हम लोग फिर से आते हैं, सेकंड फंक्शन पर आते हैं। क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना होगा, आंसर इसी में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन ये है कि सेकंड फेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें किसकी मात्रा बढ़ गई है, हाइपोथैलेमस के जीएनआरएफ की मात्रा बढ़ गई है। नतीजा उसके प्रभाव में एंटीरियर पिट्यूटरी की एफएसएच और एलएच की मात्रा बढ़ गई है। और अब ये दोनों हार्मोन्स क्या होंगे, अपने असर को दिखाएंगे। तो अगर एफएसएच और एलएच का असर होगा, एफएसएच का नाम का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है वो एग्जैक्टली करता क्या है, फॉलिकल को डेवलप करता है। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच करता है क्या है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, लास्ट क्लास में याद होगा, मैंने कहा था कि जन्म के से लेकर प्यूबर्टी के आते आते फॉलिकल्स की संख्या में क्या होते हैं, काफी कमी आती है। जन्म के समय में फीमेल्स के ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की संख्या कितनी थी, 1 से 2 मिलियन। लेकिन प्यूबर्टी आते आते कितने फॉलिकल्स बच गए थे, सिर्फ 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स बच गए थे। इस घटना को हम लोग फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते थे। लेकिन उन्हीं 60 से 80,000 जो फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर बचे गए हैं, उन्हीं में से कोई एक फॉलिकल डेवलप होगा, किसके प्रभाव में, एफएसएच और एलएच हार्मोन के प्रभाव में डेवलप होगा। कोई एक फॉलिकल डेवलप होगा। तो इमेजिन कीजिए एक फॉलिकल क्या हुआ करता था, बीचों बीच क्या होते थे, बीचों बीच एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसका नाम क्या रखा करते थे हम लोग, बीचों बीच एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसका नाम क्या रखा करते थे, इसका नाम हम लोग रखा करते थे हम लोग प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte को कुछ सेल्स घेर करके रखते थे, इसका नाम क्या था, प्राइमरी फॉलिकल, यही था प्राइमरी फॉलिकल। तो अब क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल, इसी प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर काम कौन करेगा, एफएसएच और एलएच। एफएसएच ने काम करके क्या किया, पहले प्राइमरी फॉलिकल्स के बाहर में, याद कीजिए कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, लास्ट क्लास पर आपको जाना होगा। एफएसएच ने क्या किया, प्राइमरी फॉलिकल के बाहर में कुछ और सेल्स को बढ़ा दिया, नाम क्या पड़ गया, सेकेंडरी फॉलिकल। एफएसएच ने और क्या किया, इसके बाहर में कुछ और सेल्स को बढ़ा दिया, कुछ इस तरीके से सेल्स को बढ़ा दिया कि कैविटी भी बन गई, उसके अंदर फ्लूइड भी इकट्ठा हो गया, नाम क्या पड़ गया था, टर्सरी फॉलिकल। लेकिन वो प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग वापस आते हैं जिस जगह पर थे, वहीं से हम लोग इसकी चीज की शुरुआत करते हैं। हम लोग यूट्रस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ओवरी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओवरी के अंदर क्या रहते हैं, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स ऑलरेडी रहते हैं। हर महीने जनरली, हमेशा आपको ध्यान रखनी है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या है, एक जनरल रूल है, यानी एक आइडियल केस में डिस्कस कर रहा हूँ। आइडियल केस क्या कहता है, आइडियल केस यही कहता है कि हर महीने किसी एक ओवरी में से एक ओवम डेवलप होगा, हर महीने। लेकिन ऐसे भी चीज देखने को मिलते हैं जहां एक ही फीमेल में 10 ओवम डेवलप होकर ओवरी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब आप क्वेश्चन वहां ले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं, पहले हम लोग आइडियल केस डिस्कस करेंगे, फिर जितने इसमें चेंजेस हो सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले आइडियल केस। तो आते हैं ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या रहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो इसी में से किसी एक, चाहे इस ओवरी में आप ले लें या इस ओवरी में ले लें, किसी एक ओवरी के किसी एक प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर किसका असर पड़ेगा, एफएसएच और एलएच का असर पड़ेगा।
प्राइमरी फॉलिकल क्या होते थे, बीच में होता था प्राइमरी oocyte, उसके बाहर में कुछ कवरिंग होते थे, नाम होता था प्राइमरी फॉलिकल। एफएसएस ने और काम किया, क्या हो गया, कुछ और लेयर्स डेवलप, कवरिंग डेवलप हो गए, नाम पड़ा सेकेंडरी फॉलिकल। एफएसएस ने और काम किया, कुछ और लेयर्स डेवलप हो गए, उसके अंदर कैविटी भी बन गई, एक फ्लूइड भी इकट्ठा हो गया, नाम क्या पड़ गया उसका, टर्सरी फॉलिकल। लेकिन चाहे वो प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो या टर्सरी फॉलिकल हो, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर सेल बैठा है उसका नाम क्या है, प्राइमरी oocyte बैठा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन जब तक ये घटना घट रही है, क्या एलएच बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है? नहीं, एलएच चुपचाप नहीं बैठा हुआ है। एलएच का नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने आपको पहले भी कहा था, ग्रोइंग फॉलिकल में कौन सा हार्मोन बनता है, ग्रोइंग फॉलिकल में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन बनते हैं। किस सेल में बनते हैं, याद कीजिए, मैंने आपको एक सेल की लेयर खासकर बताई थी, उसका नाम था ग्रैनुलोसा सेल्स, जिसको मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। वो क्या होते हैं, इंडोक्राइन। तो जैसे जैसे एफएसएस के प्रभाव में फॉलिकल ग्रो कर रहे थे, वैसे वैसे एलएच क्या करता था, इसके अंदर मौजूद जो ग्रैनुलोसा सेल्स वाले जो सेल्स थे जिसके अंदर एस्ट्रोजन बन रहे थे, एलएच जाकर उसे क्या करते थे, तोड़ते थे। नतीजा एस्ट्रोजन भी रिलीज होता होगा, और एस्ट्रोजन रिलीज होने की वजह से फीमेल के शरीर में, यानी इसी एफएसएच और एलएच के प्रभाव की वजह से फीमेल के शरीर में अब किस हार्मोन की मात्रा बढ़ने वाली है, एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या होगी, एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या होगी, एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। यानी अगली घटना किसके वजह से घटने वाली है, एस्ट्रोजन की वजह से घटने वाली है। तो चलिए देखते हैं, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रहे थे, जैसे जैसे वैसे वैसे इसके अंदर एस्ट्रोजन बढ़ रहे थे, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहे थे, इसने अपना कुछ तो कमाल दिखाया होगा। एस्ट्रोजन ने क्या कमाल दिखाया, रिपेयरिंग की शुरुआत हो गई। एस्ट्रोजन ने पहला क्या किया कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया की मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ा दी, सीलिया की मात्रा उसने क्या किया, थोड़ी दूर बढ़ा दी। एस्ट्रोजन ने और क्या किया, यूट्रस के सबसे अंदर के लेयर, इसको हम लोग इंडोमेट्रियम भी कहते हैं, उसके ऊपर भी एस्ट्रोजन काम करने लगे, उसकी रिपेयरिंग करने की शुरुआत हो गई। नतीजा उसके सेल्स क्या होने लगे, सेल्स डिवाइड करने लगे होंगे, नए सेल्स आने लगे होंगे, और नए सेल्स आने की वजह से यूट्रस की जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, वो क्या हो गए, 2 से 3 मिलीमीटर थिक हो गए। ध्यान दीजिएगा, रिपेयरिंग हो रही है लेकिन ज्यादा मोटे नहीं हो रहे हैं। बचे कितने थे, मात्र 1 मिलीमीटर की थिकनेस बची थी, लेकिन एस्ट्रोजन ने क्या किया, इसको सेल को डिवाइड करके नए सेल को जोड़ा, और नए सेल को जोड़ने की वजह से अब ये 2 से 3 mm की थिकनेस को हासिल कर चुके हैं। तो अब जरा सोचते हैं कि आखिर इस फेज के इतना सारा नाम क्यों पड़ा, इस फेज का नाम फॉलिकुलर फेज क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और अब जाकर टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल में भी अभी जस्ट डेवलप होने वाला है फॉलिकुलर फेज। इसका नाम प्रोलाइफरेटिव फेज क्यों पड़ा, प्रोलाइफरेटिव फेज, प्रोलाइफरेशन। प्रोलाइफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है पहले या पिछला, लाइफ का मतलब होता है, लाइफ से आप समझते हैं जिंदगी, सेल की बात कर रहा है। लाइफरेशन का मतलब होता है पुराने सेल से नए सेल बनना, यानी प्रोलाइफरेशन का मतलब क्या है, पुराने सेल से नए सेल बनने किसी घटना को कहा जाता है प्रोलाइफरेशन। आप सिंपल शब्दों में कहें, रिपेयरिंग हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, नए सेल जुड़ रहे हैं, लेकिन इसका तकनीकी शब्द है प्रोलाइफरेशन। तो फिर से याद दिलाते हैं, इस फेज का नाम फॉलिकुलर फेज क्यों पड़ा, क्योंकि प्राइमरी से शुरू करके हम लोग ग्राफियन फॉलिकल तक अभी पहुंचेंगे। इसका नाम प्रोलाइफरेटिव फेज क्यों पड़ा, क्योंकि यहां भी नए सेल्स, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रहे थे, फॉलिकल की साइज बढ़ रही थी, वैसे वैसे यहां भी नए सेल जुड़ रहे थे, और वैसे वैसे इंडोमेट्रियम भी धीरे धीरे मोटे हो रहे थे, यानी दोनों जगह नए सेल की जुड़ाव हो रहे हैं, नए सेल जुड़ रहे हैं, यानी रिपेयरिंग हो रही है, इसलिए नाम क्या है, प्रोलाइफरेटिव फेज। इसी फेज का नाम क्या रखे थे, एस्ट्रोजन फेज, क्योंकि ग्रोइंग फॉलिकल में से क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन निकल रहा है। इस फेज का अगला नाम था पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ही आ रहा है, और इसी का नाम प्री ओवुलेटरी फेज है, क्योंकि ओवुलेटरी फेज के पहले का फेज है। तो देखिए, नाम की विविधता को मैंने समझा दिया। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बना, लेकिन अचानक से क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल के बीच में बैठा हुआ, लास्ट क्लास को याद कीजिए, बीच में बैठा हुआ जो कि क्या है, प्राइमरी oocyte, इसने क्या किया, पूरा का पूरा म्यूसिस 1 कंप्लीट कर लिया, जो कि डिप्लोटिन स्टेज में रुका हुआ था, इसने पूरा का पूरा म्यूसिस 1 कंप्लीट किया। अनइक्वल डिवीजन रहा होगा, एक बड़ा रह गया, उसका नाम क्या पड़ गया, सेकेंडरी oocyte स्टेज ऑफ ओवम, जो कि मेटाफेज स्टेज में जाकर रुक जाएगा। मेटाफेज 2, म्यूसिस 2 के मेटाफेज 2 में जाकर रुकेगा, और साथ साथ क्या बना होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। पूरे ग्राफियन फॉलिकल को आप इमेजिन कर सकते हैं, यहां पर क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। यानी कि लगभग 10 से 12 दिन तक यही घटना घटी, और इसी फेज का नाम फॉलिकुलर फेज, प्रोलाइफरेटिव फेज, एस्ट्रोजन फेज वगैरह हमने रख दिया। बस इतनी ही घटना है। लेकिन हुआ क्या, इसके आखिरी में क्या देखने को मिला, आखिरी में यह देखने को मिला कि ओवरी के अंदर क्या बन गया है, पूरा ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल पूरी तरीके से विकसित हो चुका है। ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, पूरी तरीके से विकसित हो चुका है। ध्यान दीजिए, अब इसके अगले फेज में जा रहे हैं, जो 14वें दिन घटता है, मिडवे ऑफ द साइकिल। 28 दिनों की साइकिल है, तो 14वें दिन को हम लोग मिडवे ऑफ द साइकिल कहेंगे। तो 14वें दिन क्या होगा, अचानक से ये जो एलएच नाम का हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हमेशा ध्यान रखिए, ल्यूटिनाइज का मतलब ही होता है तोड़ना। अचानक से क्या होगा, तीसरे फेज पर आ गए हम लोग, है ना, इसलिए देखिए हेडिंग बदल रहे हैं।
अब हम लोग आ गए हैं ओवुलेटरी फेज में, आ गए, तीसरा फेज शुरू हो गया। अचानक से क्या होगा, LH नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा जितनी अभी तक कभी नहीं थी। इसके पहले के फेज में भी FSH बढ़े थे, LH बढ़े थे, बिल्कुल बढ़े थे, दोनों बढ़े हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, सिर्फ LH बढ़ गया। अब सवाल आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे जिम्मेदार है एस्ट्रोजन, इसके पीछे जिम्मेदार है एस्ट्रोजन। चलिए एस्ट्रोजन के एक और फंक्शन को मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रहे थे वैसे वैसे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ रही थी, और एस्ट्रोजन का एक फंक्शन ये भी है कि एस्ट्रोजन FSH को कमाएगा लेकिन LH को बढ़ा देता। यानी जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहे थे क्या कर रहे थे, FSH को क्या करते चला जा रहा था, कमाता चला जा रहा था, लेकिन LH को क्या कर रहा था, बढ़ाता चला जा रहा था। अब आप सवाल पूछेंगे FSH क्यों कमा रहा था? FSH इसलिए कमा रहा था क्योंकि FSH का काम भी क्या था, फॉलिकल ग्रो करना, और फॉलिकल तो ऑलरेडी ग्रो हो गया, अब FSH की जरूरत नहीं है। तो एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ेंगे FSH क्या हो गए, कम कर गए। क्यों कम कर गए, अब फॉलिकल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन LH ठीक उल्टा, LH क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा जितने कि पूरे साइकिल में कभी नहीं बढ़ेंगे। LH की इसी मात्रा में, इसी बेहिसाब मात्रा में बढ़ने की घटना को कहा जाता है LH सर्ज, इसे कहते हैं LH सर्ज। ध्यान रखिएगा, LH के बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने की इसी घटना को हम लोग कहते हैं LH सर्ज। अब तो LH सर्ज की घटना घटी, कितने दिन घटना चल रही है। अब हम लोग आ गए मिडवे ऑफ द साइकिल, ध्यान दीजिए 14th डे के आसपास एक घटना घट रही है, मिडवे ऑफ द साइकिल। तो LH सर्ज की वजह से क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, तोड़ना। याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ कर भी दिखाया था। इसी ग्राफिन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में बीचों बीच कुछ खास जगह थी जिसका नाम उन्होंने रखा था जर्म या क्यूमुलस यूफोरस। अगर आपको उसका इमेज ध्यान हो तो याद कीजिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था जिसने बीच के एक पूरे कंटेंट को पकड़ कर रखा था, उसको मैंने तोड़ दिया था। तो LH सर्ज ने क्या किया, उससे हिस्से को तोड़ दिया, नतीजा इसके बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ध्यान दीजिए मैंने ये भी बताया था व्हाट इज ओवुलेशन लास्ट क्लास में। ओवुलेशन का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ सेकेंडरी oocyte निकलता था, बल्कि सेकेंडरी oocyte के साथ साथ उसके बाहर मौजूद 3 लेयर और भी निकलते थे। सेकेंडरी oocyte के बाहर के जो सबसे बाहर से जो अंदर की तरफ जो लेयर थे उसके नाम क्या कहते रखे थे, डिस्कस प्रोलाइजरस, ये भी दिख रहा था, कोर्ना रेडियाटा वो भी है, जोना प्लूसिडा वो भी मेंटेन है, और उसके अंदर बंद है कौन से, सेकेंडरी oocyte स्टेज है, और बाहर में फर्स्ट पोलर बॉडी भी है। और ये पूरा का पूरा जो बीच का हिस्सा है क्या होगा, इस ओवरी से बिल्कुल टूट करके बाहर की तरफ निकल जाएगा। इमेजिन कीजिए यही वो हिस्सा है जो कि टूट करके बाहर निकल गया। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ओवुलेशन। तो 14वें दिन बस यही घटना घटेगी। 14वें दिन क्या घटना घटी कि ग्राफिन फॉलिकल के बीच से एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, ओवुलेशन। वैसे ओवुलेशन होता कहां पर है, मैंने दिखाने के लिए तो बड़े आसानी से आपको दिखा दिया कि ओवम निकल गया, लेकिन ओवुलेशन बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है, इसका नाम हमने रखा था ओस्टिया, उसके पास में होती है। वैसे भी ओवरी बिल्कुल इस तरीके से सीधे नहीं होते, ओवरी इस तरीके से टिल्टेड होते हैं, साइडवेज होते हैं। यानी जब ओवरी इस तरीके से होंगे, ओवम बिल्कुल यहां पर निकला होगा, और यहां निकलने के साथ साथ ओवम क्या हो गया, ये अंदर की तरफ प्रवेश कर गया। तो 14वें दिन क्या घटना घट रही है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 14वें दिन ग्राफिन फॉलिकल टूटे, ग्राफिन फॉलिकल टूटने की वजह से बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलरेडी मैंने समझा दिया वो हिस्सा क्या है, वो टूट कर बाहर निकला। इस घटना को कहेंगे ओवुलेशन। ओवुलेशन होते के साथ फैलोपियन ट्यूब के फिमरिया ने क्या किया, उसे कैच कर लिया, और नीचे में क्या थी, ओपनिंग थी, नाम था उसका ओस्टिया। तो फैलोपियन ट्यूब के फिमरिया ने उसे कैच किया, और ओस्टिया नाम की ओपनिंग से ये जो ओवम है जो कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, कहां पर पहुंच गया, ये पहुंच गया है एम्पुला वाला हिस्से में। एम्पुला वो हिस्सा है जहां पर ये फर्टिलाइजेशन के लिए इंतजार करता है, जैसे कि स्पर्म आए और इसे फर्टिलाइज करे। ये घटना कितनेवें दिन घट रही है, 14वें दिन घट रही है। ध्यान दीजिएगा 14वें दिन घटना घट गई। अब चलिए उसके अगले फेज में आते हैं। तो ध्यान दीजिए हम लोग ओवुलेटरी फेज भी समाप्त कर दिए, अब ओवुलेटरी फेज के बाद के आखिरी फेज में आते हैं। आखिरी फेज में आते हैं, अब क्या होगा, सब हार्मोन का खेल है। अब हम लोग चौथे फेज को डिस्कस कर रहे हैं, और देखते हैं कि चौथे फेज में किस हार्मोन पर क्या क्या असर पड़ा। चौथे फेज में क्या क्या हार्मोन आएगा। चौथे फेज में आ गए, नाम देखना होगा क्या क्या। चौथे फेज का नाम क्या रख रहे हैं हम लोग, ल्यूटियल फेज रख रहे हैं। ल्यूटियल फेज क्यों, वही LH हार्मोन, जिस LH हार्मोन के प्रभाव में ओवम बाहर निकला था, इस घटना को हम लोग ओवुलेशन कह रहे थे, वही LH हार्मोन अब क्या करेगा, जो क्या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाहर निकल गया फॉलिकल का, नहीं, मैंने आपको समझाया था कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ओवरी के अंदर बच गया। तो जो बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ओवरी के अंदर बच गया, उस बचे हुए हिस्से को सेम LH नाम का हार्मोन क्या करेगा, येलो कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा, नाम होगा कॉर्पस ल्यूटियम। नतीजा जो ग्राफिन फॉलिकल के बचे हुए हिस्से को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है रिमेनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। रिमेनेंट मतलब बचा खुचा हिस्सा जो रिमेनिंग है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिमेनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड टू
येलो कलर्ड कॉर्पस ल्यूटियम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, एलएच हार्मोन, यानी एलएच इसको कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट करेगा। अब ध्यान दीजिए, आखिरी फेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ओवरी के अंदर क्या दिख रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, और आप जानते हैं अब कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर का क्या करेगा, एक नए हार्मोन को बनाएगा और निकालेगा, उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। मैंने ऑलरेडी समझा दिया, हार्मोन बनाने वाले सेल का नाम क्या रख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, वो अभी भी अंदर ही है। तो इसी ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन के बाद बचे कुछ स्ट्रक्चर एलएच के द्वारा येलो कलर के कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर दिए गए, और उसी कॉर्पस ल्यूटियम के ग्रैनुलोसा सेल्स में इसी एलएच हार्मोन के प्रभाव में अब एक नया हार्मोन बन रहा होगा, नाम होगा प्रोजेस्टेरॉन। यानी सब एलएच ही करा रहा है, ओवुलेशन भी यही कराया, कॉर्पस ल्यूटियम इसको कन्वर्ट भी एलएच ने ही किया, और अब उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन भी बनवा रहा है एलएच ही, और प्रोजेस्टेरॉन निकलवाएगा कौन, वो भी एलएच ही करेगा, सारा घटना अब एलएच करवा रहा है। ओवुलेशन कराना, बचे कुछ स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करना, फिर कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर प्रोजेस्टेरॉन बनवाना, और फिर प्रोजेस्टेरॉन को धीरे धीरे करके निकालना, ये भी कौन काम कर रहा है, एलएच। यानी एलएच ने अब क्या किया, चलिए अब एलएच के अगले फंक्शन पर आ रहे हैं। यानी एलएच हार्मोन की मात्रा क्या फीमेल के शरीर में भी बढ़ी हुई है, बिल्कुल बढ़ी हुई है, लेकिन पहले की तुलना में कम। एलएच सर्ज ये सिर्फ 14वें दिन ही हुआ था, ये एलएच की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर एलएच ने अपने आप को क्या किया, कमा लिया, लेकिन कितना भी कमा ले एलएच की मात्रा भी मेंटेन है। इसी एलएच ने फिर से रिपीट कर रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनवाया, इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन बनवाया और प्रोजेस्टेरॉन निकलवाया, मतलब इसी एलएच हार्मोन के प्रभाव में अभी फीमेल के शरीर में किस हार्मोन की मात्रा बढ़ रही है, अब एक नए हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, उसका नाम क्या रखेंगे, यानी अगला कमाल किसका देखने को मिलेगा, अगला कमाल प्रोजेस्टेरॉन का देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रोजेस्टेरॉन, तो देखिए इस फेज के दो नाम आ गए। इस फेज का नाम ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। इस फेज का नाम सिक्रेटरी फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ सिक्रिट हो रहा है। क्या सिक्रिट हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिट हो रहा है, इसलिए इस फेज का एक और नाम रखे थे प्रोजेस्टेशनल फेज, क्योंकि ओवुलेटरी फेज के बाद आ रहा है इसलिए नाम है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो चलिए इसी फेज को डिस्कस करते हैं, यानी अब किस हार्मोन का काम देखने को मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन। चलिए प्रोजेस्टेरॉन, एग्जैक्टली प्रोजेस्टेरॉन वहीं पर काम करता है जहां पहले एस्ट्रोजन ने ऑलरेडी कमाल दिखाया हुआ है। तो जरा सोचिए एस्ट्रोजन ने अभी तक क्या क्या किया था। एस्ट्रोजन ने ऑलरेडी इसके अंदर सीलिया की मात्रा को तो बढ़ाकर रखा था, एस्ट्रोजन ने ऑलरेडी फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया बढ़ाकर रखा था, तो प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, सीलिया की मात्रा को और ज्यादा बढ़ा दिया, यानी इसको डेंसली सिलेटेड कर दिया, बहुत जबरदस्त सीलिया बढ़ा दिया। जरूरी भी है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ओवम यहां पर आया है उस ओवम के पास आगे बढ़ने के लिए अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपने देखा ओवम के स्ट्रक्चर में क्या आगे बढ़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर है उसके पास, नहीं ना। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर मौजूद यही सीलिया क्या करेंगे, उसको काफी आराम से ढकेल कर आगे ले जाएंगे। देखेंगे कैसे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो सेकेंडरी यूसाइट स्टेज ऑफ ओवम आया है ना यहां पर, सेम टू सेम इसी सीलिया के द्वारा ढकेल कर बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा, और तब इस जाइगोट को भी सेम यही सीलिया इसे ढकेल कर आगे जाकर इंप्लांट भी कर देंगे। तो देखिए सीलिया का फंक्शन भी हम लोग क्लियर किए। तो प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, पहला तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब प्रोजेस्टेरॉन ने और क्या किया, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के ऊपर भी काम किया। एस्ट्रोजन ने यही ना काम किया था, एस्ट्रोजन ने इसके अंदर सीलिया बनाया था और यूट्रस के एंडोमेट्रियम को क्या किया था, 2 से 3 mm थिक किया था। प्रोजेस्टेरॉन भी सेम इन्हीं दोनों की जगह पर काम करेगा। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया बहुत बढ़ा दिया और यूट्रस के एंडोमेट्रियम को भी एस्ट्रोजन ने तो सिर्फ 2 से 3 mm थिक किया था ना, इसने उसको 4 से 5 mm थिक कर दिया और मोटा कर दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जरा सोचिए, प्रोजेस्टेरॉन ने इसको क्या किया, 4 से 5 mm मोटा कर दिया। कैसे किया होगा, इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ा दी गई होगी, न्यूट्रिशंस बढ़ा दिए गए होंगे, सेल डिवीजन को बढ़ा दिया गया होगा, है ना, इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया होगा। नतीजा प्रोजेस्टेरॉन ने ब्लड सप्लाई बढ़ाया, न्यूट्रिशंस बढ़ाया, सेल डिवीजन बढ़ाया, नतीजा यूट्रस की एंडोमेट्रियम के लेयर ने क्या किया, अपने आप को मोटा कर लिया, थिक करके रख लिया। थिक क्यों, क्योंकि जब आगे जाके इंप्लांट करने की जरूरत पड़ेगी ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इंप्लांट करने की जरूरत पड़ेगी, और किसी भी चीज को इंप्लांट मोटा वाल रहेगा तभी ना इसके अंदर जाकर धंसेगा, है ना। जो भी चीज जाकर इसके अंदर धंसेंगी, इसी धंसने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इंप्लांटेशन कहते हैं। तो इमेजिन कीजिए अगर वाल पतले हों तो क्या धंसेगा, नहीं धंसता ना। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, इसको मोटा बना दिया जिससे कि इंप्लांटेशन हो सके। न्यूट्रिशन क्यों बढ़ाया, क्योंकि जब इंप्लांटेशन होगा तो यहीं से न्यूट्रिशन मिलेगा। ब्लड सप्लाई क्यों बढ़ाया, क्योंकि बगैर ब्लड सप्लाई के कोई भी न्यूट्रिशन या गैस वगैरह लाना ले जाना संभव नहीं होगा। लेकिन इसी प्रोजेस्टेरॉन ने एक काम और किया, इसी के मिडिल लेयर का नाम क्या होता है, मायोमेट्रियम। उसमें क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स। तो प्रोजेस्टेरॉन ने इसके मिडिल लेयर, जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन के प्रभाव के लिए डिसेंसिटाइज कर दिया। डिसेंसिटाइज मतलब बेअसर बना दिया। तो देखिए मुख्यतः कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का मुख्यतः काम क्या है, 3-4।
सीधे तेजी से बताता हूं, सीलिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ा दी गई, इसके अंदर न्यूट्रिशंस को भरपूर मात्रा में भर दिया गया, इसके सेल्स को बहुत ज्यादा मोटा कर दिया गया, 3 से 5 mm की थिकनेस प्रोवाइड कर दिया गया, और यही नहीं, इसके मिडिल लेयर मायोमेट्रियम को उसने क्या किया, ऑक्सीटोसिन के असर के लिए डिसेंसिटाइज कर दिया। नतीजा ऑक्सीटोसिन इसके मिडिल लेयर पर आकर काम नहीं कर पाएंगे, और अगर ऑक्सीटोसिन काम नहीं करेंगे तो यूट्रस कैसा हो गया, स्टेबल, बिल्कुल स्थिर हो गया। स्टेबल होना जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि इमेजिन कीजिए अगर यहां इंप्लांटेशन होने के लिए आता और उसी समय मिडिल लेयर मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसिन का असर हो जाए, कॉन्ट्रैक्शंस हो जाए, तो क्या इंप्लांट होगा कि बाहर निकल जाए? बाहर निकल जाएगा, तो उसको डिसेंसिटाइज करना जरूरी था। तो प्रोजेस्टेरॉन ने मिडिल लेयर मायोमेट्रियम को डिसेंसिटाइज कर दिया, जिससे ऑक्सीटोसिन इसके ऊपर काम ना कर सके। नतीजा यूट्रस कैसे हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गया, बिल्कुल स्टेबल हो गया। और स्टेबल यूट्रस जरूरी भी है जिससे कि इंप्लांटेशन अच्छे से हो सके। यही वजह है कि प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हर उस काम को अंजाम दे रहा है जिससे कि प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके। अब कॉन्सेप्चुअल पोर्शन आ गए, अभी तो काफी नॉर्मल तरीके से डिस्कस कर रहे थे, अब कॉन्सेप्चुअल पोर्शन आ गए। ओवम की लाइफ पर नजर डालना, ध्यान दीजिएगा। 4th पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के चौथे घटना को डिस्कस कर रहे थे। वापस क्या करेंगे, फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज आ सकती है, ब्लीडिंग की फेज आ सकती है, लेकिन देखते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो क्यों आएगी। अब इसको एनसीईआरटी क्लियर नहीं करता। अब यहां पे बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को मैं फील कर रहा हूं। सारे कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको सॉल्व होने चाहिए। वापस आते हैं, जरा सोचिए ओवुलेशन कब हुआ था? 14वें दिन ओवुलेशन हुआ था। और उस ओवम की लाइफ कितनी होती है? जो ह्यूमन मेल का जो स्पर्म होता है ना, उसकी लाइफ होती है 2 से 3 दिन, लेकिन जो ओवम होते हैं ना, सामान्यतः उसकी लाइफ 1 ही दिन की होती है। स्पर्म है तो स्पर्म 2 से 3 दिन जीवित रह सकता है। कहां पर? मेल के अंदर नहीं, मेल के अंदर तो स्पर्म कई सप्ताह तक यूं ही जीवित रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेल के स्पर्म अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आएंगे तब उसकी लाइफ मैक्सिमम 2 से 3 दिन की, ध्यान रखिएगा। यानी 2 से 3 दिन कहने मतलब ये नहीं कि मेल के अंदर 2 से 3 दिन में डैमेज हो जा रहा है, मेल के अंदर कई सप्ताह जिंदा, फीमेल के अंदर 2 से 3 दिन। लेकिन चलिए फिर से कॉन्सेप्ट पर आते हैं, तो मेल का स्पर्म तो इस जगह पर 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फीमेल का जो ओवम है इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर मात्र 24 घंटे ही इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी होती है। देखिए फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी और जिंदा रहना दोनों में अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटे बाद मर जाएगा, जिंदा रह जाएगा, लेकिन अब उसमें फर्टिलाइज होने की क्षमता नहीं रह जाएगी। इसलिए कभी भी पूछे कि ओवम की फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी कितनी है, तो आंसर क्या होगा, 24 घंटे की फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी होती है। तो इमेजिन कीजिए कि जो ओवम 14वें दिन ओवरी से निकलकर बाहर आ गया था और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया था, किसका इंतजार कर रहा था? स्पर्म का इंतजार कर रहा था। और इसकी लाइफ कितनी है? मात्र 24 घंटे की, यानी फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी इसकी 24 घंटे की है। तो इमेजिन कीजिए 24 घंटे की, यानी कि लगभग 15वें दिन या 16वें दिन ही ये तय हो गया होगा कि इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, ये नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा कैच है यहां पर। अगर इसकी लाइफ मात्र 24 घंटे की है मान लेते हैं, तो अगर 14वें दिन बाहर निकला और यहां से यहां तक पहुंच गया, यानी बहुत होगा तो 15वें दिन या बहुत होगा तो 16वें दिन ही ये तो तय जरूर हो गया होगा कि इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। इमेजिन कीजिए कि अगर ये तय हो गया था कि इसका फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, मान लेते हैं ये तय हो गया कि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो 15वें या 16वें दिन तो तय हो गया कि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तब तो बेवजह इसको इतना मेंटेन करके रखने की जरूरत है, क्योंकि अब तो इंप्लांटेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तब तो 17वें दिन 18वें दिन इसको टूटने की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, फिर से एक नए साइकिल के आने की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या अभी वो समय आएगा? नहीं। मैंने क्या कहा है, ये फेज कितने दिन तक चलेगा? 12 से 14 दिन का चलेगा, यानी सबसे लंबा फेज यही है। आइडियल साइकिल में सबसे लंबा फेज यही था, 12 से 14 दिन। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप मेरे क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, इसी में सारा कैच है, सारा कॉन्सेप्ट इसी में आता है। तो अगर 15वें या 16वें दिन ये तय हो गया था कि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो 16वें 17वें दिन ही फिर से ब्लीडिंग की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, एक नए साइकिल की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। आखिर तो फिर ये फेज इतना लंबा 12 से 14 दिन तक इस फेज को चलाने की आवश्यकता क्यों थी? आवश्यकता क्यों थी उसका आंसर मैं देने जा रहा हूं। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है। सवाल उठता है कि इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी जानकारी इस ओवरी को या इस यूट्रस को कैसे होगी? ये तो कोई ऐसी घटना नहीं ना कि जो कि रोड पर घट रही है, इसको मैंने देख लिया जाकर किसी को सूचित कर दिया कि हाँ ऐसी घटना घटी है या हाँ ऐसी घटना नहीं घटी है। ये तो कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है नहीं। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुआ तो भी ओवरी को और इस यूट्रस को जानकारी कैसे हो जाएगी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ? यानी कुछ तो इसको जानकारी देने का मैकेनिज्म बनाना होगा। चलिए मैकेनिज्म बताते हैं। मुख्य बात यह है कि अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया,
अगर हो गया होता तो क्या होता? अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया होता तो कहा जाता है जाइगोट बनता। आगे काफी डिटेल में हम लोग को पढ़ना ही पोर्शन है ना। तो क्या बनता है यहां पर? जाइगोट बनता। और जाइगोट को इस फैलोपियन ट्यूब से लेकर इस यूट्रस तक आने में, इंप्लांट होने में, यानी इंप्लांट तो छोड़ दीजिए, यहां से फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंचने में ही लगभग 7 दिन लग जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि 15वें दिन अगर फर्टिलाइजेशन की घटना घटी होती तो इसे इस फैलोपियन ट्यूब से इस यूट्रस तक पहुंचने में कितने दिन लग गए? आप 15 में से 7 दिन आप आराम से जोड़ सकते हैं, 22 दिन तो ऐसे ही हो गया। और अभी तो मात्र जाइगोट यहां पहुंचा ही होगा 22वें दिन के आसपास, मान लेते हैं। उसके बाद क्या होता? उसके बाद उस जाइगोट को यहां पर कुछ गड्ढा बनता। आगे काफी डिटेल में पढ़ना, ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ धीरे धीरे बता रहा हूं। उसके बाद एक गड्ढा बनता, उसका नाम होता है इंप्लांटेशन चैम्बर। फिर अगर इसका फर्टिलाइजेशन अगर यहां आता तो फिर क्या होता? उसे यहां पर घेरा जाता। घेरने के बाद यूट्रस के एंडोमेट्रियम का सेल उसे घेर लेते। इस घटना को कहते हैं हम लोग इंप्लांटेशन। इस घटना को भी होते होते अगले 2 से 3 दिन लग जाते। यानी अगर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ रहता तो इससे पहले यूट्रस में पहुंचने में लगते 7 दिन। तो 15 + 7 हो गए, लगभग हो गए आपके 22 दिन मान के चलते हैं। अगले 2 से 3 दिन लग जाते इसको यहां पे इस तरीके से यूट्रस के सेल से इसको घेर लेते। इसको हम लोग कहेंगे इंप्लांटेशन। यानी 22 + 3 दिन तो ऐसे ही 25 दिन हो गए। और उसके बाद भी 2 से 3 दिन इसको लग जाते हैं। यहां पर प्लेसेंटा, आपने सुना होगा, प्लेसेंटा से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। जो भी ग्रोइंग फीटस होता है किससे कनेक्टेड रहता है? प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है ना। 2 से 3 दिन लग जाते, ठीक है, ये रहता। यानी प्लेसेंटा फॉर्मेशन होते होते लगभग समझिए कि 12 से 14 दिन का समय तो बीत चुका है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ रहता तो वहां से आगे बढ़ना, इंप्लांट होना, प्लेसेंटा बनने में कितने दिन का वक्त लग गया है? 12 से 14 दिन का वक्त ऑलरेडी लग चुका रहता है। और कहा जाता है जैसे ही प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, थोड़ी सी भी शुरुआत, ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन की शुरुआत जो है 10वें दिन शुरुआत होती है। कब से 10वें दिन? फर्टिलाइजेशन के 10वें दिन बाद से शुरुआत होती है। और इसको समाप्त होते होते 10 सप्ताह लग जाते हैं, 10 वीक्स। आपको सिर्फ 10 याद रखना है यहां पे, 10 days to 10 वीक्स। 10 सप्ताह कम नहीं होता, 2.5 महीने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा प्लेसेंटा यहां बन गया, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन की शुरुआत लगभग कितने दिन शुरू हो जाती है? फर्टिलाइजेशन के 10वें दिन बाद से लगभग शुरू हो जाती है मान लेते हैं। लेकिन कंप्लीट होने में कितने दिन लग जाते हैं? 10 सप्ताह। लेकिन जो भी है, आखिर शुरू तो हो गया ना प्लेसेंटा फॉर्मेशन। और कहा जाता है प्लेसेंटा से एक हार्मोन आता है, उसका नाम होता है HCG। मैं नाम यहां लिखता हूं, प्लेसेंटा से एक हार्मोन आता है HCG। पूरा नाम किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, फिर से वापस कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं कि अगर इसका फर्टिलाइजेशन होता, जाइगोट बनता, आगे बढ़ता, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आता, पहले इंप्लांट होता, फिर प्लेसेंटा बनता। और जब प्लेसेंटा बनता तो क्या आता? एक हार्मोन प्लेसेंटा से निकलता है, नाम होता है HCG। और कहा जाता है इसी HCG का इंतजार कौन करता रहता है? इसी HCG का इंतजार करता रहता है कॉर्पस ल्यूटियम। HCG का इंतजार कौन करता रहता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को एक ही चीज का इंतजार है कि अगले 12 से तक, कॉर्पस ल्यूटियम बना कब से था? ओवुलेशन के बाद ही बन गया था। और ये कॉर्पस ल्यूटियम नाम का स्ट्रक्चर अगले 12 से 14 दिन तक, यानी 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक किसका इंतजार करता रहता है? ये इंतजार करता रहता है HCG नाम का हार्मोन का, कि मेरे पास HCG नाम का हार्मोन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जरा सोचिए, HCG नाम का हार्मोन इसके पास कब आएगा? HCG नाम का हार्मोन इसके पास तो तभी ना आएगा जब पूरी घटना प्लेसेंटा वगैरह बन गए होंगे। और अगर इसको HCG नाम का हार्मोन अगर मिल गया तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को क्या करेगा? मेंटेन। यानी इसको जानकारी मिल गई कि प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गया। यही है फीडबैक मैकेनिज्म। इसको क्या जानकारी मिल गई? इसको जैसे ही इसको HCG मिला, इसको क्या जानकारी मिल गई? कि प्रेगनेंसी हो गया। क्यों जानकारी मिल गई? क्योंकि सिंपल है, अगर प्रेगनेंसी हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, तभी तो प्लेसेंटा बना होगा, नहीं तो HCG आएगा ही नहीं। HCG शरीर में और कहीं से नहीं आते, सिर्फ प्लेसेंटा से ही आते हैं। और जैसे ही इसको HCG नाम का हार्मोन मिला, कॉर्पस ल्यूटियम को जानकारी मिल गया कि प्लेसेंटा बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन, इंप्लांटेशन वगैरह हो गया। अभी क्या करेगा कॉर्पस ल्यूटियम? अगले 9 महीने तक अपने आप को मेंटेन करके रखेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? अगले 9 महीने पूरा जेस्टेशन पीरियड अपने आप को मेंटेन करके रखेगा। नतीजा, पूरे जेस्टेशन पीरियड तक यहां से कौन सा हार्मोन आएगा? प्रोजेस्टेरॉन आएगा। और प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रख लेगा, यानी कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम को मोटा बनाकर रखेगा, यूट्रस के ऊपर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन का असर नहीं होने देगा, इसके न्यूट्रिशंस को बहुत बढ़ा कर रखेगा, इसके वाल को बिल्कुल मोटा बनाकर रखेगा, कोई कमी नहीं आने देगी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो काम करना पड़ेगा ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन करेगा, और प्रेगनेंसी चल गई। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता तो जाइगोट नहीं बना रहता। अगर जाइगोट नहीं बना रहता तो इधर से कुछ जाइगोट आता भी नहीं,
इम्प्लांटेशन भी नहीं होता है, प्लेसेंटेशन भी नहीं होता है, एचसीजी भी नहीं आता। और इमेजिन कीजिए अगले 12 से 14 दिन तक इंतजार करने के बावजूद अगर इसको एचसीजी नाम को हार्मोन नहीं मिला तो इसको तो सीधी जानकारी मिल गई कि एचसीजी नहीं आना मतलब फर्टिलाइजेशन जरूर नहीं हुआ होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, प्लेसेंटेशन नहीं हुआ, एचसीजी नहीं आएगा। एचसीजी नहीं आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा और कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को क्या करेगा, सिकुड़ने लगेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, सिकुड़ने लगेगा। कॉर्पस ल्यूटियम सिकुड़ते हैं तो किस रंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस, व्हाइट कलर के, यानी अब उसके अंदर से प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा। और ध्यान दीजिए जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया तो प्रोजेस्टेरॉन ने जिन भी घटनाओं को मेंटेन करके रखा तो वो सारे घटनाएं क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन ने क्या, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन ने क्या करके रखा हुआ था, सीलिया बनाकर रखा हुआ था, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को मोटा बनाकर रखा था, इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ाकर रखी है, इसके अंदर न्यूट्रिशंस बढ़ाकर रखे हैं, प्लस सेकेंडरी यूसाइट स्टेज ऑफ ओवम जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, ये भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी तक आगे आ चुका था। और ध्यान दीजिए फिर से उसी सबसे पहले पोर्शन पर आ गए, मेंस्ट्रुएशन फेज पर आ गए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहे हैं, इसकी ब्लड सप्लाई क्या हो गई, रुकने लगी, इसके ब्लड वेसल्स क्या हो गए, मुड़ने लगे। नतीजा ब्लड वेसल्स टूट गए, मुड़ते मुड़ते ब्लड सप्लाई रुक गई, इंडोमेट्रियम वेसल्स को ब्लड मिलना बंद हो गया, वो टूटने लगे, प्लस मिडिल मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसिन का असर होने लगा। नतीजा जो डैमेज सेल हैं वो बाहर निकल गए, प्लस ब्लड सप्लाई जो टूटा था ब्लड बाहर निकला, प्लस जो सेकेंडरी यूसाइट स्टेज ऑफ ओवम है वो भी बाहर निकले। दैट मींस इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू साइकिल। फिर से एक नए फेज की शुरुआत होगी, मेंस्ट्रुएशन फेज। तो ये था एक छोटा सा कैच जो कि एनसीईआरटी में नहीं देता है, इसको मिसिंग लिंक आप कह सकते हैं। तो यही वजह है कि अक्सर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि अगर तो कि ये जो सेकेंडरी यूसाइट स्टेज ऑफ ओवम है, अगर ये 15वें दिन इसका फैसला हो गया था कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, मान लेते हैं फैसला हो गया था कि नहीं होगा, तो भी कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को इतना लंबा 12 से 14 दिन क्यों मेंटेन किया? क्यों मेंटेन किया? क्योंकि इंतजार कर रहा था ये इसका कि एचसीजी मुझे मिलता है कि नहीं, क्योंकि आखिर कोई तो सूचना इसको देने के लिए चाहिए था। तो क्या ये ओवम आके इसको सूचना देता? नहीं देता। क्या यूट्रस आके इसको सूचना देता? नहीं देता। लेकिन सूचना इसको किससे मिल सकता था? सिर्फ एक हार्मोन, उसका नाम था एचसीजी। तो ये एक छोटा सा एक बिगनिंग था। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग हेर फेर करते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं प्रेगनेंसी अगर हो जाती, अगर मान अभी जस्ट मैंने कहा अगर इंप्लांटेशन हो जाता, प्लेसेंटा बन जाती, एचसीजी आता, प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, तब तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी चलेगी। तो 9 मंथ्स अगर प्रेगनेंसी चलेगी तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी 9 मंथ्स तक? नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर फीटस ग्रो कर रहा है। अगर यही टूट गया तब तो एबॉर्शन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिंपल स्टेटमेंट है। यानी कि अगर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जैसी घटना देखने को नहीं मिल रही है तो ये किसका इंडिकेटर है? इंडिकेटर है, सामान्यतः इंडिकेटर किसका है कि प्रेगनेंसी हो गई होगी। लेकिन क्या सिर्फ प्रेगनेंसी एकमात्र वजह है जिसमें कि ब्लीडिंग नहीं दिखेगी? एनसीईआरटी कहता है कुछ और भी वजह हैं हो सकते हैं। जैसे सोचें एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन दैट मींस ब्लीडिंग देखने को नहीं मिल रही है, तो पहली चांसेज है कि प्रेगनेंसी हो गई होगी। लेकिन और क्या क्या चांसेस हैं? हो सकता है फीमेल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो, न्यूट्रिशन ब्लड ही नहीं है तो निकलेगा कहां से। हो सकता है कि फीमेल किसी मानसिक तनाव और स्ट्रेस से गुजर रही हो। या सोचिए मानसिक तनाव और स्ट्रेस का इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन से क्या संबंध है? संबंध है। अगर फीमेल अगर एक स्ट्रेस से गुजरेगी, दिमाग स्ट्रेस किसको कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है ना। उसी स्ट्रेस की वजह से इमेजिन कीजिए कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन नहीं आएंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच-एलएच नहीं आएंगे। अगर एफएसएच-एलएच ही नहीं आएगा तो एफएसएच-एलएच नहीं आएगा तो क्या फॉलिकल डेवलप होगा? जब फॉलिकल ही डेवलप नहीं होगा तो कहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट मींस क्या क्या कारण हो सकते हैं? प्रेगनेंसी की वजह से नहीं देखने को मिल सकती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। विदाउट स्ट्रेस भी अगर किसी फीमेल के अंदर किसी और वजह से हार्मोन के इम्बैलेंस है, एफएसएच-एलएच ऊपर नीचे हो गया, गड़बड़ हो गया है ना, तो भी देखने को नहीं मिलना चाहिए। या देखने को नहीं मिलना चाहिए ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इररेगुलर हो जाए, हो सकता है इसका दिन बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं अब थोड़ा सा और दूसरे एंगल से भी देखते हैं कि इसका दिन बढ़ जाए। मैंने क्या क्या कहा? 4 फेज और चारों फेज के समय को मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है ना। मैंने यहां पर 4 फेज डिस्कस किया, चारों का समय कैलकुलेट किया। सबसे पहला फेज कौन सा फेज था? मेंस्ट्रुएशन फेज था। कितने दिन? शुरू का 3 से 5 दिन। उसके बाद था फॉलिकुलर फेज, कितने दिन? 10 से 12 दिन। उसके बाद था ओव्यूलेटरी फेज, कितनावें दिन? 14th डे, है ना। उसके बाद था ल्यूटियल फेज, कितनेवें दिन? कितने दिन चला था? 12 से 14 दिन चला था। अब आप नॉर्मल करके देखते हैं। अभी तक हम लोग नॉर्मल दिख रहे थे ना, एक आप नॉर्मल देखते हैं। क्वेश्चन भी देखिए हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मान लेते हैं एक फीमेल है जिसके लाइफ में या जिसके जिंदगी में फिलहाल मान लेते हैं कि हर 56 दिन पर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। यानी कि नॉर्मली लोगों में कितने दिन पर देखने को मिलता है? 28 दिन में। 56 कुछ भी ले लीजिए, मेरे ख्याल से आपको लगेगा कि मैंने सीधा डबल कर दिया, कुछ भी मान सकते हैं। एक फीमेल है जिसके लाइफ में फिलहाल क्या हो रही है कि हर 52 दिन पर
ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना वक्त लग रहा है, 52 दिन। तो क्या तब भी हर एक समय सेम रहेगा? जवाब है नहीं। कौन सा फेज है जो इसमें कांस्टेंट है? ध्यान रखिएगा, इस चारों फेज में से सिर्फ एक ही फेज है जो कांस्टेंट रहेगा, जिसका दिन चेंज नहीं होगा, बाकी सबका दिन चेंज हो जाएगा। ये है ल्यूटियल फेज, जिसको आप प्रोजेस्टेशनल, जो आखिरी फेज था ल्यूटियल फेज, ये फेज ऑलवेज कांस्टेंट है। एक फीमेल में साइकिल 28 दिन पर आए तो भी 12 से 14 दिन लगेगा, 40 दिन पर आए तो भी इसमें 12 से 14 दिन लगेगा, 80 दिन पर आए तो भी इसमें 12 से 14 दिन ही लगेगा। मतलब जिसको ल्यूटियल फेज कहते हैं वो क्या है? 12 से 14 दिन कांस्टेंट रहता है। अब आप पूछेंगे वही क्यों कांस्टेंट है? सिंपल आंसर है, ऑलरेडी जस्ट हमने उसी चीज को आपको काफी डिटेल में समझाया है। 12 से 14 दिन के लिए वो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 12 से 14 दिन तक ही इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? एचसीजी का भी। जस्ट मैंने समझाया क्यों 12 से 14 दिन इंतजार करता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। क्योंकि प्लेसेंटा बनते बनते और एचसीजी आते आते 12 से 14 दिन लग जाते हैं। सिंपल स्टेटमेंट है ना। यानी कि जो भी हो जाए, ल्यूटियल फेज हर फीमेल में एक ही रहेगा। यानी ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा सिर्फ 12 से 14 दिन तक ही बढ़ी रहेगी, अदरवाइज कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को मेंटेन नहीं करता, क्योंकि उसको एचसीजी नाम का हार्मोन नहीं मिलता, फीडबैक नहीं होता, फीडबैक मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं होता। यानी इसकी मात्रा, इसका समय क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है? कांस्टेंट। यानी बाकी का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? वेरिएबल। अब चलिए एक एग्जांपल ले लिया, मान लेते हैं एक फीमेल के लाइफ में 52 दिन पर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है फिलहाल। तो क्वेश्चन पूछा गया ओवुलेशन कितनवें दिन होगा? तो अगर 28 दिन की साइकिल थे तो कितनी आसानी से कह देते थे 14वें दिन होगा। मिडवे ऑफ द साइकिल कहना कितना आसान था, लेकिन अब मिडवे ऑफ द साइकिल का थ्योरी गायब हो गया, अब बदल गई। तो 52 दिन में आखिरी का 12 से 14 दिन क्या रहा होगा? ल्यूटियल फेज। आखिरी का 12 से 14 दिन, तो 52 दिन में से आखिरी का 12 से 14 दिन निकालेंगे तो कितना आएगा? 38 से 40 दिन। ठीक है, इतना ही आएगा। यानी कि 38 से 40 दिन से लेकर 52 दिन तक कौन सा फेज चल रहा है? 12 से 14 दिन ना ल्यूटियल फेज है। यानी आखिरी के 38 से 40 दिन, 40वें दिन से लेकर 52वें दिन तक कौन सा फेज? ल्यूटियल फेज। यानी 37वें दिन क्या हुआ होगा? उल्टा चलना होगा। इस बार आपको पीछे से आगे आना होगा, आगे से पीछे। जनरली हम लोग क्या कर रहे थे? आगे से पढ़ते हुए वहां तक गए थे। अब क्या करना है आपको? पीछे से आगे आना है। क्यों? क्योंकि उसकी मात्रा, उसका जो समय ड्यूरेशन कांस्टेंट है, बाकी कोई कांस्टेंट नहीं है। तो आखिरी का 38वें दिन से 40वें दिन मान लीजिए, आप 40 मान लीजिए, 38 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से लेकर 52वें दिन तक क्या देखने मिलेगा? ल्यूटियल फेज। यानी इसके एक दिन पहले 37वें दिन क्या हुआ होगा? ओवुलेटरी फेज। शुरू का 3 से 5 दिन क्या हुआ होगा? शुरू का 3 से 5 दिन हुआ होगा मेंस्ट्रुएशन फेज। तो शुरू का 3 से 5 दिन और 37 दिन, इसके बीच का इतना लंबा ड्यूरेशन कौन सा फेज रहा? यही तो फॉलिकुलर फेज है, हाईली वेरिएबल। यानी कि अगर साइकिल 52 दिन की है, देखिए कैलकुलेशन हमने किया, आखिरी से आप पहले शुरू कीजिए। आखिरी के 12 से 14 दिन में ल्यूटियल फेज, उसके एक दिन पहले वाला ओवुलेटरी फेज, सबसे पहले वाला मेंस्ट्रुएशन फेज। तो सबसे पहले वाला मेंस्ट्रुएशन फेज शुरू के 3 से 5 दिन, ओवुलेटरी फेज है 37वें दिन। यानी कि 6ठे दिन से लेकर 37वें दिन तक कौन सा फेज चला? फॉलिकुलर फेज चला। यानी काफी लंबा हो गया आपको। यानी जो नॉर्मली ल्यूटियल फेज का सबसे लंबा हुआ करता था नॉर्मल साइकिल में, अब एबनॉर्मल साइकिल में सबसे लंबा फिलहाल कौन दिख रहा है? फिलहाल हम लोग को नजर आ रहा है फॉलिकुलर फेज लंबा है। अब आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे फॉलिकुलर फेज इतना लंबा क्यों हो गया? वजह यह है क्योंकि फॉलिकुलर फेज में होता क्या है? फॉलिकल डेवलप होते हैं। और फॉलिकल डेवलप किसके प्रभाव में होते हैं? एफएसएच-एलएच नाम के हार्मोन के प्रभाव में होते हैं। और हर एक फीमेल के शरीर में एफएसएच-एलएच की मात्रा कांस्टेंट तो नहीं ना होती। वैसे फीमेल जिसके शरीर में एफएसएच-एलएच की मात्रा कांस्टेंट होती होगी, कांस्टेंट बोल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल होती होगी, 10 से 12 दिन में फॉलिकल डेवलप हो जाएगा। अगर एफएसएच-एलएच की मात्रा काफी ज्यादा होती होगी तो हो सकता है 6 से 7 दिन में ही ओवम डेवलप हो जाए। अगर एफएसएच-एलएच की मात्रा बहुत कम होती होगी तो ये देखिए दिख रहा है बीच में काफी लंबा वक्त लगा फॉलिकल में। यानी सबसे ज्यादा वेरी करने वाला फेज कौन सा है? ध्यान दीजिए, ल्यूटियल फेज ऑलवेज कांस्टेंट रहा आखिरी के 12 से 14 दिन। ओवुलेटरी फेज भी लगभग कांस्टेंट रहा, ल्यूटियल फेज के एक दिन पहले वाला फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज भी लगभग कांस्टेंट रहा, शुरू के 3 से 5 दिन वाला फेज। यानी सबसे ज्यादा वेरिएबल फेज कौन सा है? फॉलिकुलर फेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर से आंसर दे रहे हैं, क्योंकि एफएसएच-एलएच नाम के हार्मोन की मात्रा हर एक फीमेल में कांस्टेंट नहीं होती। तो ये देखिए हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पोर्शन को फिलहाल समाप्त किया। क्वेरी होगी तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए एक और साइकिल के बारे में मैंने आपको कहा था, जो नॉन मैमल्स होते हैं उसके अंदर एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है। एस्ट्रस साइकिल, तो तेजी से चलिए उसको समझते हैं हम लोग। तो एक हेडिंग मैंने लिख दिया एस्ट्रस साइकिल, है ना।
एनसीईआरटी का बाहर का है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी कहीं किताब में दिख जाए तो टेंशन नहीं हो। किसमें दिखेगा? नॉन प्राइमेट्स, मैमल्स में। ऐसे भी तो एनिमल्स है जिसको हम लोग प्राइमेट्स नहीं कहते, जैसे क्या गाय, बैल, बकरी, ये सभी क्या है, भैंस, ये सभी क्या है, नॉन प्राइमेट्स है, भेड़ वगैरह। तो एस्ट्रस साइकिल, चूहे, कुछ भी आप मान सकते हैं, चूहा ले सकते हैं आप, बिल्ली ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो एस्ट्रस साइकिल में हम लोग आ सकते हैं, नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसके दो हिस्से हैं, जैसे मेस्ट्रस साइकिल के हिस्से कितने थे? 4, वैसे एस्ट्रस साइकिल के हिस्से हैं 2। एक को हम लोग कहते हैं एस्ट्रस फेज, एक को कहते हैं हम लोग एस्ट्रस फेज, इसी को हम लोग हीट पीरियड भी कहते हैं, हीट पीरियड भी कहते हैं। और दूसरे को हम लोग कहते हैं एनएस्ट्रस फेज, एनएस्ट्रस फेज, इसी को हम लोग क्विसेंस पीरियड भी कहते हैं, क्विसेंस पीरियड भी कहते हैं। सिंपल है, एक साइकिल है, इसमें 2 ही फेज हैं, एस्ट्रस फेज हीट पीरियड कहा जाता है, एनएस्ट्रस फेज क्विसेंस पीरियड कहा जाता है। बहुत आसान से आंसर है। इन एनिमल्स में क्या देखने को मिलता है ना, कुछ ही खास वक्त के लिए ये जो एनिमल्स हैं सेक्सुअल एक्टिविटी शो करते हैं, यानी मेल और फीमेल कॉपुलेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ही खास वक्त के लिए घटना घटेगी। अब सवाल उठता है खास वक्त कब होगी? ये उनके बीच का आपसी इंटरेक्शन है। फीमेल्स में जब ओवुलेशन की घटना होती है ना, ऑब्वियसली फीमेल्स में ओवुलेशन होगा, तो ऐसे एनिमल्स में जब फीमेल्स में जब ओवुलेशन की घटना घटती है ना, तो उनके शरीर का तापमान बाकी समय की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, हीट पीरियड उसको कहा जाएगा। और मेल को इसकी जानकारी हो जाती है, और नतीजा मेल भी उसी समय सेक्सुअल एक्टिविटी शो करते हैं। तो फीमेल्स में ओवुलेशन की घटना घटेगी, उनके शरीर का तापमान हाई होगा, और मेल भी सेक्सुअल रिस्पॉन्सिव शो, अपना सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं, एक्टिविटी शो करते हैं। इसी पीरियड को हम लोग कहते हैं फेज या हीट पीरियड, जो काफी कम समय के लिए होती है। कुछ एनिमल में तो मात्र 6 से 8 घंटे के लिए होती है, हार्डली। यानी जैसे ही ये फेज खत्म हुआ, वो जो एनिमल जो अपनी जो एक्टिविटी, जो सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस या एक्टिविटी जो शो कर रहे थे, वो क्या हो गए, वापस सब खत्म हो गए। मेल और फीमेल में अब इंटरेक्शन की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ओवम वगैरह खत्म हो गए होंगे। और वो उस सबसे बड़े से फेज को कहा जाता है एनएस्ट्रस फेज। आगे क्या है? ए का मतलब क्या है? एब्सेंस, यानी जब सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं करते तो उसे हम लोग कहते हैं एनएस्ट्रस फेज, उसी को हम लोग कहते हैं क्विसेंस पीरियड। बहुत लंबा होता है। तो ये कितने दिन का होता है? कुछ घंटे, या बहुत होगा 1 दिन 2 दिन, लेकिन ये कितने दिन का हो सकता है? ये तो वेरी करता है, हाईली वेरिएबल अलग अलग एनिमल्स में। किसी में 10 दिन का होता है, किसी में 50 दिन का भी होता है, लेकिन ये तो कुछ घंटे से लेकर 1-2 दिन के तक की होती है, क्योंकि ओवम की लाइफ तो इतनी होती है ना। तो सिंपल है, नॉन प्राइमेट्स में एस्ट्रस साइकिल 2 हिस्से, रिस्पॉन्सिवनेस शो करेंगे, ओवम आएगा, हीट ज्यादा होगा फीमेल का, यहाँ रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं करेगी, काफी लंबा सा फेज होगा। इसी दोनों को मिलाकर कहते हैं हम लोग एस्ट्रस साइकिल। अब क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, एस्ट्रस साइकिल और मेस्ट्रस साइकिल में डिफरेंस क्या? डिफरेंस है ब्लीडिंग का। जैसे सपोज कीजिए, अभी हमने ह्यूमन में क्या कहा, हमने ह्यूमन में ये कहा कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर क्या थी? काफी मोटी थी। यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर काफी मोटी थी, नतीजा अगर इंप्लांटेशन की घटना या फर्टिलाइजेशन घटना नहीं घटी थी तो क्या हो गए थे? टूट कर बाहर निकल गए थे, नतीजा ब्लीडिंग देखने को मिला था। लेकिन इन एनिमल्स में क्या होते हैं ना, इंडोमेट्रियम टूट कर बाहर नहीं निकलते, बल्कि इसी में सिकुड़ जाते हैं, सूख जाते, टूटेंगे ही नहीं। यानी इमेजिन कीजिए, इंडोमेट्रियम अगर मोटे दिख रहे हैं वो सिकुड़ जाएंगे, यानी वही इंडोमेट्रियम टूटेंगे नहीं, बल्कि क्या होंगे? सिकुड़ कर थोड़े से पतले पड़ जाएंगे, यानी अब उसमें रिस्पॉन्सिवनेस देखने को नहीं मिलेगी। मतलब साफ है, समय समय पर इनमें क्या होंगे? इंडोमेट्रियम मोटे होंगे, पतले हो जाएंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, अपने ही में सूख जाते हैं, इसलिए एनएस्ट्रस फेज उसी को कहा जाता है। यानी एस्ट्रस फेज में मोटे रहते होंगे, रिस्पॉन्सिवनेस शो करेंगे, एनएस्ट्रस फेज में सिकुड़ जाएंगे, सूख जाएंगे, पतले हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक से समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर से हम लोग इसके आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप संपर्क करें, मैसेज करें, उसके जवाब आपको दिए जाएंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।